सो हेलो एवरीवन, दिस इज योर गौरव भैया। तो गाइज आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको ना केमिस्ट्री के वो क्वेश्चंस करवाने वाला हूं जो कि आपको हर हाल में करने हैं। और अगर आपने ये क्वेश्चन नहीं किए ना तो वो जो गैप होता है ना एक टॉपर बच्चे में और तुम में, वो जो गैप है ना वो ये क्वेश्चंस फिल करेंगे। बहुत सारे बच्चे ना मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करते हैं, अच्छी बात है। बहुत सारे बच्चे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर तुमने ये क्वेश्चन नहीं किए ना तो तुम्हारा बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन है ना ये बिल्कुल एक रामबाण की तरह है। तो ये क्वेश्चन हर बच्चे को हर हाल में करने ही करने हैं। इन क्वेश्चंस के आगे जो आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ना वो बिल्कुल बच्चे लगेंगे आपको। तो ये क्वेश्चन आज की इस वीडियो में मैं आपको करवाने वाला हूं। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको केमिस्ट्री के क्वेश्चंस करवाऊंगा। ठीक है, शुरुआत करते हैं हमारे कार्बन वाले चैप्टर से, क्योंकि आप जानते हो बहुत सारे बच्चों को ना कार्बन वाले चैप्टर में काफी ज्यादा प्रॉब्लम आती है। तो आज की इस वीडियो के अंदर आपका जो कार्बन वाला चैप्टर है वही हम शुरू करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो पहले क्वेश्चन में देखो क्या बोला गया है, राइट द नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इन द मॉलिक्यूल ऑफ इथेन। आपको ना इथेन के अंदर कितने कोवेलेंट बॉन्ड है ये आपको बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम है ना इथेन का जो स्ट्रक्चर है ना वो ड्रॉ कर लेते हैं। तो इथेन का स्ट्रक्चर कैसे पता चलेगा, देखो स्टार्टिंग में इथ वर्ड है। इथ का मतलब ये होता है कि इसके अंदर कार्बन के कितने एटम है, 2 एटम है। तो कार्बन के 2 एटम ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, अब एन है, देखो यहां पे एन लिखा हुआ है, यानी कि इसके अंदर जितने भी बॉन्ड होंगे वो सारे के सारे सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होंगे। तो इसके साथ हम क्या करेंगे, हम हाइड्रोजन अटैच कर देते हैं। तो एक हाइड्रोजन इधर, एक इधर, एक इधर, एक इसका ऊपर, एक लेफ्ट में, एक नीचे। तो देखो यहां पे टोटल कितने कोवेलेंट बॉन्ड बने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो इसके अंदर आपके टोटल 7 कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं। समझ में आई बात। अब है ना मैं आपको एक शॉर्टकट बताता हूं। ठीक है, अब हर बार तो आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे नहीं, राइट, क्योंकि देखो यहां पे तो आपका इथेन है तो ये काफी छोटा स्ट्रक्चर है तो आपने ड्रॉ कर लिया। लेकिन अगर मान लो पेपर के अंदर कोई ऐसा स्ट्रक्चर आ जाए जो कि बहुत बड़ा हो, उसके अंदर आप स्ट्रक्चर थोड़ी ड्रॉ करोगे, उसमें तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो मैं आपको एक शॉर्टकट बताता हूं जिससे आप बिना स्ट्रक्चर ड्रॉ किए कोवेलेंट बॉन्ड पता कर सकते हो। तो ये शॉर्टकट ध्यान से सुनना। अगर कोई कंपाउंड आपका एल्केन है, ठीक है, एल्केन का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर आपका जो बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड होगा। क्योंकि देखो यहां पे इसके अंदर भी सारे के सारे बॉन्ड सिंगल बॉन्ड थे, इसीलिए ये भी आपका क्या है, एल्केन है। और एल्केन के पीछे एन लिखा होता है। ठीक है, ये एल्केन की पहचान होती है। तो अगर कोई कंपाउंड आपका एल्केन है तो उसके अंदर आप क्या फॉर्मूला लगाओगे, उसके अंदर आपको फॉर्मूला लगाना है नंबर ऑफ कार्बन एटम, ठीक है, प्लस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है, एंड -1। ये आपको फॉर्मूला लगाना है। इस फॉर्मूले से आपके नंबर ऑफ बॉन्ड्स पता चल जाएंगे आपको। देखो मैं यहां पे है ना आपका अप्लाई करके दिखा देता हूं, क्योंकि ये भी क्या है, एल्केन है, क्योंकि इसके अंदर भी सारे के सारे बॉन्ड सिंगल है, राइट। तो इसके अंदर मैं आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करके दिखाता हूं। तो यहां पे आप काउंट करो कि आपके टोटल कार्बन एटम कितने हैं। तो एक कार्बन एटम ये हो गया, दूसरा ये है, तो टोटल कार्बन एटम कितने हैं, 2 हैं। ठीक है, प्लस अब इसके अंदर आपके हाइड्रोजन एटम है वो भी काउंट कर लो। तो आपके हाइड्रोजन एटम कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। तो 6 आपके हाइड्रोजन एटम है, तो इसके साथ प्लस कर दो एंड 1 माइनस कर दो। तो सोल्व करने पर कितना आ गया, 7। तो देखो मैंने स्टार्टिंग में जब आपके टोटल काउंट किए थे तो टोटल कोवेलेंट बॉन्ड कितने आए थे, 7 ही आए थे, राइट। तो इस तरीके से आप फॉर्मूला लगा के बिना स्ट्रक्चर ड्रॉ किए सिंपल आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के आप नंबर ऑफ जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो पता कर सकते हो। ये फॉर्मूला आपका किस पे अप्लाई होता है, एल्केन पे अप्लाई होता है। अगर आपका स्ट्रक्चर मान लो एल्कीन आ जाए तो आप क्या फॉर्मूला लगाओगे, एल्कीन का भी फॉर्मूला बताता हूं। अगर आपका स्ट्रक्चर एल्कीन आ जाए, अब एल्कीन कौन से होते हैं, एल्कीन उनको बोलते हैं जिनके अंदर जो बॉन्ड है ना वो आपका डबल बॉन्ड होंगे। ठीक है, तो इसके अंदर आप फॉर्मूला क्या लगाओगे, नंबर ऑफ कार्बन प्लस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। बस इसके अंदर आपको सिंपल है ना कार्बन एटम और हाइड्रोजन एटम को ऐड कर देना, सिंपल आपके जो कोवेलेंट बॉन्ड है ना वो आपको पता चल जाएंगे। ठीक है, और अगर मान लो आपका स्ट्रक्चर एल्काइन आ जाए, ठीक है, अगर मान लो स्ट्रक्चर आपका एल्काइन आ जाए, एल्काइन कौन से होते हैं, जिसके अंदर आपका जो बॉन्ड होगा वो ट्रिपल बॉन्ड होगा। ठीक है, तो इसके अंदर आप फॉर्मूला क्या लगाओगे, नंबर ऑफ कार्बन प्लस नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्लस 1। इसके अंदर आपको 1 ऐड करना है। ठीक है, देखो एल्केन के अंदर 1 माइनस होगा, एल्कीन के अंदर ना 1 ऐड होगा ना 1 माइनस होगा, एल्काइन के अंदर 1 ऐड होगा। ठीक है, समझ में आई बात। तो इस फॉर्मूले का यूज करके आप बिना स्ट्रक्चर ड्रॉ किए क्या कर सकते हो, कोवेलेंट बॉन्ड्स पता कर सकते हो कि इस स्ट्रक्चर के अंदर टोटल कोवेलेंट बॉन्ड कितने हैं। क्लियर एवरीवन, समझ में आया। देखो
अगर आपका कोई स्ट्रक्चर छोटा है, जैसे यहां पे देखो इथेन था, इथेन का स्ट्रक्चर काफी छोटा है, तो आप इथेन का डायरेक्ट स्ट्रक्चर ड्रॉ करके नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड डायरेक्ट आप काउंट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आपका स्ट्रक्चर बड़ा आ जाए ना, उस टाइम आप ये फॉर्मूला यूज करोगे। क्लियर है एवरीवन, समझ में आया? ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। कई बार पेपर में ना आपसे पूछ लिया जाता है कि भाई इस स्ट्रक्चर में बताओ टोटल कोवेलेंट बॉन्ड कितने हैं, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन आपका पेपर में बार बार आता है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि कोवेलेंट बॉन्ड कैसे निकाले जाते हैं। क्लियर है एवरीवन? होप करता हूं ये पहला क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। धीरे धीरे जो क्वेश्चंस का लेवल है ना, वो मैं इंक्रीज करता जाऊंगा। अभी देखो मैं स्टार्टिंग में इजी क्वेश्चन से शुरुआत कर रहा हूं, ताकि आपको एकदम से, मतलब क्या होता ना, अगर मैं स्टार्टिंग में मुश्किल क्वेश्चन से करवा देता तो आपको ना, मतलब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आपका लो हो जाता, आपको लगता कि यार ये भैया ये कौन से क्वेश्चन करा रहे हैं, तो हमने देखे ही नहीं आज तक, राइट। तो टेंशन मत लो, स्टार्टिंग में मैं इजी क्वेश्चंस करा रहा हूं, धीरे धीरे हमारे जो क्वेश्चंस का लेवल है वो इंक्रीज होगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन यहां पे कंप्लीट हो गया। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में देखो क्या बोला गया है, राइट द नेक्स्ट होमोलॉग ऑफ प्रोपेनॉल। प्रोपेनॉल का यहां पे आपको फॉर्मूला भी बता रखा है, एंड ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनॉल का भी यहां पे आपको फॉर्मूला बता रखा है। तो आपको क्या करना है, इसके अंदर प्रोपेनॉल का और ब्यूटेनॉल का दोनों का अगला होमोलॉग सीरीज बताना है। देखो मैं यहां पे पहले काम करता हूं, मैं लिख लेता हूं, ठीक है। यहां पे पहले मैं प्रोपेनॉल लिख लेता हूं और यहां पे मैं ब्यूटेनॉल लिख लेता हूं, ठीक है। दोनों का जो फॉर्मूला है वो भी लिख लेता हूं, CH3 CH2 CH2OH। ये हमारा प्रोपेनॉल है, और ब्यूटेनॉल हमारा क्या है, CH3 CH2 CH2 CHO। ये हमारा ब्यूटेनॉल है, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, इनका ना अगला होमोलॉग लिखना है, ठीक है। कैसे लिखते हैं, बहुत सिंपल है। अगर आपको कभी भी अगला होमोलॉग पूछ लिया जाए ना, सिंपल उसके अंदर आप क्या करोगे, CH2 एक्स्ट्रा ऐड करना है। तो इसके अंदर आपको क्या करना है, प्लस CH2 करना है। सिमिलरली इसके अंदर भी आपको CH2 ऐड करना है। तो CH2 ऐड करने के बाद ये क्या बन जाएंगे, ये आपका बन जाएगा CH3 CH2 CH2 CH2OH। देखो यहां पे ऊपर में 2 CH2 थे, ठीक है। नीचे मैंने क्या किए, 3 CH2 कर दिए, एक CH2 एक्स्ट्रा कर दिया। तो यहां पे पहले इसको क्या बोला जा रहा था, प्रोपेनॉल। तो प्रोपेनॉल का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर आपके 3 कार्बन एटम होते हैं ना, उसका नाम प्रोप से शुरू होता है। लेकिन यहां पे देखो आपके टोटल 4 कार्बन एटम हो गए, ठीक है। तो जिसके अंदर 4 कार्बन एटम हो जाएंगे उसका नाम चेंज हो जाएगा, क्या नाम बनेगा, ब्यूटेनॉल, ठीक है। समझ में आई बात? तो अगला होमोलॉग आपका क्या बनेगा, प्रोपेनॉल का अगला होमोलॉग आपका ब्यूटेनॉल बनेगा। क्लियर एवरीवन, समझ में आया? सिमिलरली ब्यूटेनॉल का भी हमें यही करना है, इसके अंदर भी आपका जो CH2 है वो ऐड करना है। तो ये CH2 ऐड होने के बाद क्या बनेगा, CH3 CH2 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 CHO। इसमें भी देखो मैंने सेम चीज की, ऊपर 2 CH2 थे, नीचे मैंने 3 CH2 कर दिए, सिंपल। अब देखो इसका पहले नाम क्या था, ब्यूटेनॉल, क्योंकि पहले इसके अंदर 4 कार्बन एटम थे। आप काउंट कर सकते हो, 1 2 3 4 कार्बन एटम थे, इसीलिए इसका नाम क्या था, ब्यूटेनॉल। अब इसके अंदर टोटल 5 कार्बन एटम हो गए, इसलिए इसका नाम चेंज हो जाएगा, अब इसका नाम बनेगा पेंटेनॉल। क्लियर है एवरीवन, समझ में आया? तो आपको जब भी अगला होमोलॉग लिखना हो क्या करोगे, सिंपल उसके अंदर CH2 एक्स्ट्रा ऐड कर देना, बस, ठीक है। तो प्रोपेनॉल का क्या बन जाएगा, ब्यूटेनॉल बन जाएगा, और ब्यूटेनॉल का क्या बन जाएगा, पेंटेनॉल बन जाएगा। क्लियर है एवरीवन, समझ में आया? तो पेपर में ना बहुत बार आपसे ना अगला होमोलॉग पूछ लिया जाता है। देखो इसके अंदर नेक्स्ट होमोलॉग पूछा गया है, कुछ क्वेश्चन में ना ऐसे भी हो जाता है कि इससे पिछला होमोलॉग बताओ। तो अगर आपसे पिछला होमोलॉग पूछा जाए तो क्या करोगे, CH2 कम करना है। अगर आपसे अगला होमोलॉग पूछा गया है तो CH2 ऐड करोगे, अगर आपसे पिछला होमोलॉग पूछा गया है तो आप CH2 कम करोगे। अगर मान लो आपसे ब्यूटेनॉल का पिछला होमोलॉग पूछ लिया जाए तो आप क्या करोगे, इसमें आप एक CH2 कम कर दोगे, तो ब्यूटेनॉल का पिछला होमोलॉग क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉल हो जाएगा। समझ में आई बात? तो इस टाइप से भी ना क्वेश्चन घुमा के भी आ सकता है, ठीक है। आपको हर बार ये नहीं करना कि इसमें हर बार CH2 ऐड ही करना है, वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपसे अगला होमोलॉग पूछा गया है या फिर पिछला होमोलॉग पूछा गया है। क्लियर है एवरीवन, समझ में आया? चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में देखो क्या बोला गया है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ सिंपलेस्ट कीटोन। सिंपलेस्ट का मतलब होता है कि जो सबसे छोटा कीटोन बन सकता है ना, उसका आपको स्ट्रक्चर बताना है, ठीक है। कई बार आपसे नाम भी पूछ लिया जाता है, लेकिन इसके अंदर आपको स्ट्रक्चर पूछा गया है, चिंता मत करो, मैं आपको नाम भी बता दूंगा, ठीक है। देखो कीटोन है ना आपका एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जो कि आपका ना स्ट्रक्चर के बीच में आता है, वो कभी भी है ना साइड में नहीं होता। जैसे आपका देखो एल्डिहाइड है, ठीक है। एल्डिहाइड एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जो कि आपके स्ट्रक्चर में या तो राइट साइड में होगा या लेफ्ट में होगा, बीच में कभी भी एल्डिहाइड नहीं होता। लेकिन जो कीटोन होता है ना, वो हमेशा स्ट्रक्चर के बीच में होता है, ठीक है। तो सबसे छोटा कीटोन कैसा बनेगा मैं बताता हूं।
देखो आपको पता है कीटोन बीच में आएगा, राइट, ये आपका कीटोन का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो कीटोन बीच में कब आएगा? जब कीटोन के लेफ्ट में और राइट में भी कुछ होगा, राइट, तभी तो वो बीच में आएगा ना। तो कीटोन के लेफ्ट में भी एक कार्बन होगा, कीटोन के राइट में भी एक कार्बन होगा, ठीक है। और सबसे सिंपलेस्ट पूछा है, ठीक है, यानी कि देखो होने को तो इसके राइट में और भी कार्बन हो सकते हैं, लेकिन उससे क्या होगा कि आपका जो कीटोन है ना वो बहुत बड़ा बन जाएगा। लेकिन आपसे सबसे छोटा कीटोन पूछा है, इसीलिए आपको सबसे मिनिमम बताना है कि मिनिमम कितने कार्बन में काम चल सकता है। तो मिनिमम कीटोन के लिए ना आपके 3 कार्बन होने जरूरी हैं, क्योंकि तभी तो आपका जो कीटोन वाली चीज है वो बीच में आएगी, राइट। समझ में आई बात? तो एक कार्बन आपका लेफ्ट में होगा, एक कार्बन आपका राइट में होगा। क्लियर एवरीवन? समझ में आया? अब सिंपल एक काम करो, सबके साथ है ना हाइड्रोजन अटैच कर दो, ठीक है। अब देखो कीटोन के साथ हाइड्रोजन अटैच नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी कीटोन वाला जो कार्बन है इसके जो 4 बॉन्ड है वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। 2 इसके ऑक्सीजन के साथ है और ये 2 इसके अलग अलग कार्बन के साथ है, ठीक है। तो बीच वाले जो ये बीच वाला जो कार्बन है ना इसके साथ ऐसे कई बार बच्चे है ना हाइड्रोजन अटैच कर देते हैं, वो आपको नहीं करना है। क्लियर एवरीवन? हमेशा कार्बन के मैक्सिमम कितने बॉन्ड बनते हैं? 4 बनते हैं। अगर आप नोटिस करो इस कार्बन का भी देखो, ये जो कार्बन है इसके साथ भी देखो टोटल 4 ही बॉन्ड है, 4 से ज्यादा बॉन्ड कार्बन के नहीं बनते हैं। क्लियर एवरीवन? तो जो लेफ्ट में आपका कार्बन है इसके भी हम बॉन्ड कंप्लीट कर देंगे। तो ये आपका सबसे सिंपलेस्ट कीटोन है, इससे छोटा कीटोन आपका बन ही नहीं सकता। तो एक कीटोन को बनने के लिए ना कम से कम मिनिमम आपके 3 कार्बन एटम की जरूरत होती है। क्लियर एवरीवन? अब इसका नामकरण कर देंगे, तो इसका नाम क्या बनेगा? 3 कार्बन एटम है इसीलिए इसका नाम बनेगा प्रोप, और सभी सिंगल बॉन्ड है, राइट, तो एन आएगा। देखो अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि भैया यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ तो डबल बॉन्ड है, तो आपने इन क्यों नहीं लगाया? देखो हमेशा जो बॉन्ड है ना वो कौन से चेक किए जाते हैं? कार्बन कार्बन के बीच वाले जो बॉन्ड है ना वो चेक किए जाते हैं। अगर कार्बन के साथ डबल बॉन्ड होता तो इन आता, लेकिन यहां पे जो डबल बॉन्ड है ना वो ऑक्सीजन के साथ है, वो काउंट नहीं होगा। तो 2 कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है तो एन आएगा। तो देखो यहां पे हर कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, इसीलिए यहां पे एन लगाया है मैंने, ठीक है। और लास्ट में देखो ओन लगा देंगे, क्योंकि यहां पे ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? कीटोन है, ठीक है, तो इसीलिए लास्ट में ओन आ जाएगा। क्लियर एवरीवन? तो इसका नाम क्या बनेगा? प्रोपेनोन। क्लियर एवरीवन? समझ में आया? और इसका एक है ना कॉमन नेम भी होता है जो कि होता है एसीटोन, ठीक है। अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, बाकी इतना जरूरी नहीं है। पेपर में अगर आप सिर्फ प्रोपेनोन लिख के आओगे तो भी पूरे नंबर मिलेंगे, बाकी फिर भी मैंने बता दिया इसका एक सिंपल नेम क्या होता है? एसीटोन होता है। और हाँ एक और टिप मैं दे देता हूं आपको, कभी भी है ना मिथेनोन एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि देखो नाम से पता चल रहा है कि इसके अंदर मिथ है, मिथ का मतलब एक कार्बन एटम, तो एक कार्बन एटम कीटोन के अंदर हो ही नहीं सकता। समझ में आई बात? तो मिथेनोन हो गया वो कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता है। सिमिलरली आपका इथेनोन भी एग्जिस्ट नहीं करता है। तो मिथेनोन और इथेनोन आपके एग्जिस्ट नहीं करते हैं। कीटोन की जो सीरीज है ना वो कहां से शुरू होती है? प्रोपेनोन से शुरू होती है। क्लियर एवरीवन? तो इस तरीके से ना पेपर में अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं। यहां पे तो देखो आपसे सिंपलेस्ट कीटोन पूछा है, हो सकता है पेपर में आपसे सिंपलेस्ट एल्डिहाइड पूछ ले या फिर आपसे सिंपलेस्ट एल्कोहल पूछ ले। तो इस तरीके से ना आपको हर फंक्शनल ग्रुप का जो सिंपलेस्ट फॉर्म है ना वो पता होनी चाहिए कि एल्डिहाइड की सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगी, कीटोन का तो मैंने बता दिया, एल्कोहल की सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगी। तो हर फंक्शनल ग्रुप की जो सिंपलेस्ट फॉर्म है वो आपको पता होनी चाहिए। क्लियर एवरीवन? समझ में आया क्वेश्चन? ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में देखो क्या बोला गया है, व्हाट हैपेंस व्हेन ए स्मॉल पीस ऑफ सोडियम इज ड्रॉप्ड इनटू इथेनॉल। अगर मैं एक इथेनॉल केमिकल के अंदर अगर मैं सोडियम डाल दूं तो क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो बहुत सिंपल सा रिएक्शन होता है, तो मैं रिएक्शन लिख के बता देता हूं। तो इथेनॉल बेसिकली क्या है? अल्कोहल है। अल्कोहल जो होता है ना वो लिक्विड फॉर्म में मिलता है। तो इथेनॉल का फॉर्मूला बताओ जल्दी से मेरे को। इथेनॉल का फॉर्मूला होता है CH3CH2OH। ये हमारा क्या है? इथेनॉल है, जो कि आपका लिक्विड फॉर्म में मिलता है, राइट। प्लस सोडियम आपको पता है किस फॉर्म में मिलता है? सॉलिड फॉर्म में मिलता है। क्यों? क्योंकि सोडियम क्या है? मेटल है। सारे मेटल आपके सॉलिड फॉर्म में मिलते हैं एक्सेप्ट मरकरी। मरकरी अकेला एक ऐसा मेटल है जो कि आपका लिक्विड फॉर्म में मिलता है, सोडियम आपका सॉलिड में मिलता है, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, अगर आप इथेनॉल के अंदर सोडियम डालोगे, सोडियम क्या है? एक मेटल है और वो भी बहुत ज्यादा रिएक्टिव मेटल है, ठीक है। तो कोई ना कोई तो रिएक्शन होगी। तो यहां पे जो रिएक्शन होगी ना वो आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, क्योंकि यहां पे ये जो सोडियम है ना ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, तो ये किसी ना किसी को डिस्प्लेस पक्का करेगा। तो यहां पे मैं बता देता हूं आपको कि रिएक्शन किस तरीके से होगी। तो रिएक्शन में ना देखो क्या बनेगा, यहां पे ये जो सोडियम है ना ये क्या करेगा? इस हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा, ठीक है। तो हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी और यहां पे क्या बनेगा? CH3CH2
SONA। तो यहां पे बेसिकली क्या हुआ, हाइड्रोजन की जगह आपका सोडियम आ गया बस, ठीक है। और साथ में आपकी जो हाइड्रोजन गैस है वो बाहर निकल जाएगी। अब सभी बच्चे क्या करेंगे, जल्दी से ना मेरे को इस रिएक्शन को बैलेंस करके बताओ और कमेंट्स में जल्दी से बताओ कि ये रिएक्शन बैलेंस होने के बाद किस तरीके से दिखेगी। क्योंकि देखो यहां पे ये रिएक्शन अभी अनबैलेंस है। क्यों? क्योंकि देखो यहां पे लेफ्ट में आपका हाइड्रोजन का सिंगल एटम है, लेकिन राइट साइड में देखो हाइड्रोजन के 2 एटम हो गए। तो ये रिएक्शन अभी आपकी अनबैलेंस हो गई है। तो सभी बच्चे क्या करेंगे, जल्दी से यार मेरे को कमेंट में ना इस रिएक्शन को बैलेंस करके बताओ कि बैलेंस होने के बाद ये रिएक्शन किस तरीके से बनेगी। और इस रिएक्शन का नाम क्या है, इस रिएक्शन का नाम है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहां पे आपका ये जो सोडियम है ये आपके हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर रहा है। तो जब भी आप इथेनॉल के अंदर आप सोडियम डालोगे तो क्या बनेगा आपका, एक तो ये चीज बनेगी, इसको क्या बोलते हैं मैं बता देता हूं, बहुत सारे बच्चों को नाम नहीं पता होता। तो इसको बोलते हैं सोडियम इथोक्साइड। क्या बोलेंगे? सोडियम इथोक्साइड। क्लियर एवरीवन? तो जब आपका इथेनॉल के अंदर आप सोडियम डालोगे तो 2 चीजें बनेगी, एक तो आपका सोडियम इथोक्साइड बनेगा और एक आपकी हाइड्रोजन गैस बीकर से बाहर निकल जाएगी, सिंपल। और रिएक्शन को क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर एवरीवन? और देखो यार ये जो रिएक्शन है ना ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत बार आई हुई है। आप देख सकते हो 2017, 13, 12, 11 इतने साल ये पेपर में आई है। बहुत ज्यादा चांसेस है कि इस टाइप की कोई ना कोई रिएक्शन आपके पेपर में इस साल भी आएगी। तो ये रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट है। और सभी बच्चों को पहले तो ये जो रिएक्शन है ना बैलेंस करके जल्दी से मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ कि ये रिएक्शन आपकी बैलेंस होने के बाद किस तरीके से दिखती है। क्लियर एवरीवन? होप करता हूं ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में देखो क्या बोला गया है, व्हाट विल यू ऑब्जर्व ऑन एडिंग ए 5% एल्कलाइन KMnO4। ठीक है, पहले तो मेरे को ये बताओ एल्कलाइन KMnO4 का मतलब क्या होता है। देखो एल्कलाइन KMnO4 जो है ना वो आपका क्या है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो जब भी किसी चीज के अंदर आप एल्कलाइन KMnO4 डालते हो ना तो क्या हो जाता है, उस चीज के अंदर आपकी ऑक्सीजन ऐड हो जाती है। क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम क्या होता है, ऑक्सीजन को ऐड करना, ठीक है। तो अगर आप किसके अंदर डाल रहे हैं, इथेनॉल के अंदर डाल रहे हैं ना, तो अगर आप इथेनॉल के अंदर एल्कलाइन KMnO4 डालोगे तो इथेनॉल के अंदर एक ऑक्सीजन जो है वो एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगी, ठीक है। और राइट द नेम ऑफ द कंपाउंड फॉर्म्ड ड्यूरिंग द, ठीक है, नाम भी आपसे पूछे गए हैं। बहुत सिंपल सा रिएक्शन है, मैं बताता हूं। तो सबसे पहले आपको क्या लेना है, इथेनॉल लेना है, ठीक है। इथेनॉल का फॉर्मूला क्या है, CH3CH2OH। ये आपका क्या है, इथेनॉल है, ठीक है। इसके अंदर आप क्या डाल रहे हो, एल्कलाइन KMnO4। तो मैं लिख लेता हूं एल्कलाइन KMnO4, ठीक है। इसकी वजह से क्या होगा, आपके इस इथेनॉल के अंदर एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगी, ठीक है। तो ये चीज आपकी क्या बनेगी, CH3COOH, ठीक है। और साथ में आपका जो वाटर है वो बाहर निकल जाएगा। क्लियर है एवरीवन? क्योंकि इसके अंदर आपके ऑक्सीजन के 2 एटम अटैच हुए हैं। किस तरीके से अटैच हुए हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं। बहुत सारे लोग आपको बताएंगे नहीं, लेकिन मैं बता देता हूं। तो बेसिकली है ना, इसके अंदर आपके ऑक्सीजन के 2 एटम अटैच होंगे। एक ऑक्सीजन का एटम ऑब्वियसली बात है आपको दिख रहा होगा यहां पे अटैच हुआ है, और दूसरा ऑक्सीजन एटम ये रहा, ठीक है। तो 2 ऑक्सीजन एटम आपके जो है ना, ऑक्सीजन एटम के अंदर क्या होता है, O2 होता है। तो एक ऑक्सीजन एटम इसके साथ आके अटैच हो गया, दूसरा यहां पे आके अटैच हो गया और आपका पानी भी बना देगा। क्लियर एवरीवन? तो स्टार्टिंग में ये क्या था, स्टार्टिंग में ये था आपका इथेनॉल, लेकिन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या कर रहा है, इसके अंदर ऑक्सीजन ऐड करके इसको क्या बना दिया, इसने बना दिया इथेनोइक एसिड। पहले ये अल्कोहल था, लेकिन रिएक्शन के बाद ये एसिड बन गया। क्लियर एवरीवन? समझ में आया? और साथ में आपका जो पानी है वो भी साथ में बाहर निकलेगा। क्लियर एवरीवन? तो इस तरीके से आपकी रिएक्शन होगी, ठीक है। ये रिएक्शन भी काफी इंपॉर्टेंट है। बहुत बार पेपर में ना इस तरीके से क्वेश्चन आ जाता है, आपको ना बोलेंगे कि भाई आपके पास इथेनॉल है, इथेनॉल को आप एसिड में कैसे कन्वर्ट करोगे। सिंपल आपको क्या दिमाग लगाना है, आपको उसमें बता देना है कि हम कोई ना कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल देंगे। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में एग्जांपल में आप एल्कलाइन KMnO4 लिख के आ सकते हो। क्लियर एवरीवन? समझ में आया? तो क्वेश्चन है ना घुमा के भी आ सकता है। तो आपको ना इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस है ना उनकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। और प्रैक्टिस करने के लिए क्या करना है, जस्ट चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि मैं अब इस चैनल के ऊपर इस टाइप के जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है ना वो बहुत ज्यादा करवाने वाला हूं। तो हर बच्चे को क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि जब मैं अगली वीडियो में इस टाइप के क्वेश्चन कराऊं तो आपको पता चल जाए। और आप सबसे एक रिक्वेस्ट और है कि प्लीज यार इस वीडियो को ना अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट के साथ जरूर शेयर करना। देखो शेयर करने से ना टोटल 2 फायदे होंगे, एक तो आपके फ्रेंड्स की हेल्प हो जाएगी, और दूसरा यार मेरे को इस टाइप की वीडियो बनाने में ना बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलेगी। क्योंकि यार इस टाइप के क्वेश्चन ढूंढने में ना बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, मेरे को ना बहुत सारी किताबें पढ़नी पड़ती है, उसके बाद ये क्वेश्चन मिलते हैं। तो प्लीज यार वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जो भी बेसिक चीज होती है जल्दी से कर दो, ताकि इसी टाइप की जो वीडियोस है ना वो मैं और भी आपके लिए लाता रहूं।
ठीक है, अब मेरे को जल्दी से बताओ इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? इस रिएक्शन को हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन। क्यों? क्योंकि इस रिएक्शन के अंदर आपकी क्या हो रही है? ऑक्सीजन ऐड हो रही है। तो जिस रिएक्शन के अंदर आपकी ऑक्सीजन ऐड होती है उसे क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं। क्लियर है एवरीवन? चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में देखो क्या बोला गया है, राइट केमिकल नेम एंड फॉर्मूला ऑफ विनेगर। अब विनेगर का आपको केमिकल नेम एंड केमिकल फॉर्मूला बताना है। देखो विनेगर है ना, विनेगर को हिंदी में क्या बोलते हैं? सिरका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिरका। सिरका बेसिकली आपका ना अचार बनाने में यूज होता है। तो विनेगर बेसिकली क्या है? एक एसिड है, ठीक है। लेकिन विनेगर जो है ना वो एक कॉमन नेम है, ठीक है, ये केमिकल नेम नहीं है। तो आपको केमिकल नेम बताना है। तो विनेगर का केमिकल नेम मैं बताता हूं आपको। विनेगर बेसिकली है ना आपका जो इथेनोइक एसिड होता है उसी को हम विनेगर बोलते हैं, ठीक है। अब मेरे को इथेनोइक एसिड का फॉर्मूला बताओ। इथेनोइक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3COOH। दिस इज योर इथेनोइक एसिड, जिसको हम कॉमनली क्या बोलते हैं? विनेगर बोलते हैं। एक्चुअली मैं आपको एक और चीज बताता हूं, जो इथेनोइक एसिड होता है ना वो डायरेक्टली विनेगर नहीं होता। इथेनोइक एसिड आपका विनेगर बनाने में यूज होता है। अगर आप 95 मिलीलीटर वाटर के अंदर 5 ml इथेनोइक एसिड मिला दोगे ना तो आपका क्या बन जाएगा? तो आपका विनेगर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? विनेगर। तो बेसिकली अगर आप पानी ज्यादा ले लो, उसके अंदर थोड़ा सा इथेनोइक एसिड डाल दो ना, तो जो चीज आपकी बनती है उसे विनेगर बोलते हैं। डायरेक्टली इथेनोइक एसिड को विनेगर नहीं बोलते, ठीक है। पानी के अंदर थोड़ा सा इथेनोइक एसिड मिला दोगे उसके बाद विनेगर बनता है। क्लियर एवरीवन? लेकिन अगर आपसे विनेगर का केमिकल फॉर्मूला एंड उसका केमिकल नेम पूछा जाए तो आप क्या बताओगे? इथेनोइक एसिड बताओगे। क्लियर एवरीवन? समझ में आया? ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में देखो क्या बोला गया है, व्हाई आर डिटर्जेंट्स प्रेफर्ड ओवर सोप्स फॉर वॉशिंग क्लोथ्स इन हार्ड वाटर। देखो आपको पता है पानी दो टाइप का होता है, एक होता है आपका सॉफ्ट वाटर, दूसरा होता है आपका हार्ड वाटर। तो क्वेश्चन में बेसिकली आपसे ये पूछा है कि हम हार्ड वाटर के अंदर जब कपड़े धोते हैं तो हम साबुन का यूज क्यों नहीं करते, डिटर्जेंट का यूज क्यों करते हैं, ये आपसे बेसिकली क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है। तो देखो आपका पानी मैंने बताया दो टाइप का होता है, एक होता है आपका सॉफ्ट वाटर, राइट, एक होता है आपका हार्ड वाटर। देखो हार्ड वाटर के अंदर बेसिकली क्या होता है, आपके ना कैल्शियम और मैग्नीशियम की इंप्योरिटी होती है। क्या होती है? कैल्शियम एंड मैग्नीशियम की क्या होती है? इंप्योरिटीज होती है, ठीक है। लेकिन सॉफ्ट वाटर के अंदर इंप्योरिटीज नहीं होती। तो अगर आप हार्ड वाटर से साबुन के साथ कपड़े धोगे ना तो क्या होगा, आपकी जो साबुन है ना वो आपके कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट कर जाएगी और आपका क्या बनाएगी? स्कम बना देगी, ठीक है। इसीलिए आप हार्ड वाटर के टाइम साबुन का यूज नहीं करते हो, क्योंकि साबुन क्या करती है? हार्ड वाटर के साथ क्या बना देती है? स्कम बना देती है। और स्कम क्या होता है? ये आपका एक व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है। प्रेसिपिटेट क्या होता है? प्रेसिपिटेट बेसिकली वो चीज होती है जो कि आपके पानी के अंदर मिक्स नहीं होती, ठीक है। तो बेसिकली आपका जो साबुन है ना वो आपके हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर बनाने में यूज हो जाता है, लेकिन कपड़े नहीं धो पाता। इसीलिए जब हम हार्ड वाटर से कपड़े धोते हैं तो हम किसका यूज करते हैं? हम यूज करते हैं डिटर्जेंट का, ठीक है। अब डिटर्जेंट क्या होता है? डिटर्जेंट है ना आपका इन कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट नहीं करता, इसीलिए आपका डिटर्जेंट हार्ड वाटर में भी कपड़े अच्छे से धो पाता है। क्लियर? लेकिन डिटर्जेंट के ना दो नुकसान है, वैसे तो बहुत सारे नुकसान है, फिर भी मैं आपको दो बता देता हूं। एक तो डिटर्जेंट है ना आपका महंगा आता है, कॉस्टली होता है, ठीक है। और साथ में ये आपका नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। क्या होता है? नॉन बायोडिग्रेडेबल। नॉन बायोडिग्रेडेबल का मतलब क्या है कि ये आपका डिग्रेड नहीं होता है, इसीलिए ये क्या करता है? आपका पॉल्यूशन कॉज करता है, ठीक है। इसीलिए हम डिटर्जेंट का थोड़ा सा कम यूज करते हैं, क्योंकि एक तो ये महंगा आता है, दूसरा ये बहुत ज्यादा पॉल्यूशन क्रिएट करता है। समझ में आई बात? अब हार्ड वाटर के साथ हमारी मजबूरी है, क्योंकि हार्ड वाटर के टाइम हम साबुन से कपड़े नहीं धो सकते, क्योंकि जो साबुन है वो आपके हार्ड वाटर के साथ क्या करती है? रिएक्ट करके स्कम बना देती है। इसीलिए जब हमें हार्ड वाटर से कपड़े धोने होते हैं ना तो हम डिटर्जेंट को प्रेफर करते हैं, सोप को प्रेफर क्यों नहीं करते? क्योंकि जो सोप है ना वो आपके हार्ड वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाती है? स्कम बनाती है। लेकिन जो डिटर्जेंट है ना वो आपके हार्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता, इसीलिए जो डिटर्जेंट है ना वो हार्ड वाटर के साथ भी कपड़ों को अच्छे से धो लेता है, लेकिन जो सोप है वो हार्ड वाटर के साथ कपड़े नहीं धो पाती। क्लियर एवरीवन? समझ में आया क्वेश्चन? ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में देखो क्या बोला गया है, व्हाट हैपेंस व्हेन इथाइल अल्कोहल एंड एसिटिक एसिड रिएक्ट विद ईच अदर इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, मैं आपको बताता हूं इसको करना कैसे है। देखो यहां पे आपको क्या क्या दे रखा है, एक तो इथाइल अल्कोहल दे रखा है। अब बहुत सारे बच्चे ना इथाइल अल्कोहल का नाम सुन के ना डर जाएंगे कि यार ये कौन से केमिकल का नेम आ गया। मैं आपको सिंपल बताता हूं, जो इथाइल अल्कोहल है ना ये आपके इथेनॉल का ही कॉमन नेम है। देखो आपको ना
केमिकल नेम तो याद करने ही करने हैं, आपको कॉमन नेम भी याद करने हैं, ठीक है। ये दोनों चीजें आपको पता होनी चाहिए कि भाई एसिटिक एसिड बेसिकली कौन सा केमिकल होता है, इथाइल अल्कोहल कौन सा केमिकल होता है, आपको कॉमन नेम भी याद होने चाहिए। क्योंकि देखो पेपर में इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, मैं जब आपको ये क्वेश्चन कराऊंगा आपको बहुत सिंपल लगेगा, लेकिन क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है ना वो थोड़ा सा कैजुअल है। आजकल मीम चल रहा है ना कि बैठने का तरीका थोड़ा कैजुअल है, तो मैंने मीम बोल दिया। तो यहां पे बेसिकली आपको कॉमन नेम दे रखा है। अब बहुत सारे बच्चे ना कॉमन नेम देख के ना कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मैं आपको बताता हूं इस क्वेश्चन को करना कैसे। तो मैंने क्या बताया, इथाइल अल्कोहल किसका नाम है, ये आपका इथेनॉल का नाम है, ठीक है। इथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है, CH3CH2OH, ठीक है। ये आपका क्या है, इथेनॉल है, ठीक है। समझ में आई बात। अब इथेनॉल के अंदर हम क्या मिक्स कर रहे हैं, एसिटिक एसिड। अब एसिटिक एसिड का नाम सुन के ना बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। देखो एसिटिक एसिड किसका नाम होता है, ये आपके इथेनोइक एसिड का ही दूसरा नाम है। इथेनोइक एसिड ले लो, विनेगर ले लो, एसिटिक एसिड ले लो, ये तीनों एक ही चीज के नाम है। और वो चीज क्या होती है आपकी, वो है आपका CH3COOH, यानी कि इथेनोइक एसिड। क्लियर है एवरीवन। तो इथेनोइक एसिड के दो कॉमन नेम हमें पता चले, एक तो विनेगर, दूसरा एसिटिक एसिड। अब इन दोनों को मिक्स किया है किसकी प्रेजेंस में, कंसंट्रेटेड H2SO4। अब देखो मैं आपको पहले लिख देता हूं फिर मैं बताता हूं, कंसंट्रेटेड H2SO4। अब कंसंट्रेटेड H2SO4 का काम क्या होता है, ये बेसिकली है ना आपका डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। अब डिहाइड्रेटिंग एजेंट नाम से पता चल रहा है ये क्या करता है, ये आपका ना वाटर को सेपरेट करता है। जैसे मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था, उसमें हमारे पास एल्कलाइन KMnO4 था, वो क्या था, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करते हैं, ऑक्सीजन ऐड करते हैं। डिहाइड्रेटिंग एजेंट क्या करते हैं, ये आपके वाटर को रिमूव करते हैं। यानी कि रिएक्शन के बाद जो नई चीज बनेगी ना उसके अंदर पानी आपका पक्का होगा ही होगा। क्यों, क्योंकि यहां पे हमने कंसंट्रेटेड H2SO4 का यूज किया है। क्लियर है एवरीवन। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, कौन सा आपका डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है ना, ये भी आपको पता होना चाहिए। क्लियर है एवरीवन। अब इसमें रिएक्शन के बाद क्या बनेगा, एक तो बनेगा आपका CH3COO CH2CH3। ये बेसिकली क्या है, ये है आपका इथाइल इथेनोएट, ठीक है। और इसकी कैटेगरी क्या है, ये आपका एक एस्टर है। क्या है, एस्टर है। तो एक तो आपका एस्टर बनेगा और साथ में आपका पानी भी बाहर आएगा। क्लियर है एवरीवन। और पानी क्यों बाहर आएगा, क्योंकि यहां पे हमने डिहाइड्रेटिंग एजेंट का यूज किया। क्लियर है एवरीवन। तो जब आप इथेनॉल को और इथेनोइक एसिड को कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में आप मिक्स करोगे तो क्या बनेगा, दो चीजें बनेंगी, एक तो आपका एस्टर बनेगा और दूसरा आपका पानी बनेगा। अब एस्टर की प्रॉपर्टी बताओ। एस्टर बेसिकली क्या होता है, ये आपका ना फ्रूटी स्मेल होती है, ठीक है, स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड भी बोलते हैं इसको। जैसे हमारी टॉफी की खुशबू होती है ना, उसी तरीके की खुशबू हमारी एस्टर की होती है। और इसीलिए हमारा जो एस्टर है ना, ये टॉफी वगैरह में या फिर परफ्यूम वगैरह बनाने में भी यूज होता है। ठीक है, क्लियर एवरीवन, समझ में आया। और इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, इस रिएक्शन को बोलते हैं एस्ट्रीफिकेशन। ये रिएक्शन इस चैप्टर की वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये आपको बिल्कुल फिंगर टिप्स पे याद होनी चाहिए। क्लियर एवरीवन। इस चैप्टर के अंदर है ना बहुत सारी रिएक्शन है। एक तो ये एस्ट्रीफिकेशन वाली रिएक्शन हो गई, इसके साथ एक और रिएक्शन है स्पोनिफिकेशन रिएक्शन, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। ये दो रिएक्शन आपको ना पेपर से पहले पूरी मतलब बिल्कुल चाट के जानी है। मतलब अगर कोई बंदा आपसे रात में भी उठा के आपसे पूछे ना कि भाई एस्ट्रीफिकेशन रिएक्शन बता, तो भी आप बता सको। इस लेवल पे आपको ये दोनों की दोनों जो रिएक्शन है ना वो याद होनी चाहिए। क्लियर एवरीवन, समझ में आया क्वेश्चन। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में देखो क्या बोला गया है, वाई इज हाइड्रोजिनेशन। यहां पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, टाइपिंग मिस्टेक। यहां पे बेसिकली वाई की जगह वट आएगा। वट इज हाइड्रोजिनेशन, ये आपसे पूछा गया है। एंड वट इज इट्स इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, ये भी आपसे पूछा है। पहले तो आपको बताना है कि हाइड्रोजिनेशन प्रोसेस क्या होता है, और फिर आपको बताना है कि इस प्रोसेस का हम इंडस्ट्रीज में किस तरीके से यूज करते हैं। ये दो चीजें आपको बतानी है। तो सबसे पहले मेरे को बताओ, हाइड्रोजिनेशन ये जो रिएक्शन है ये होती क्या है। देखो नाम से पता चल रहा है हाइड्रोजन, इस नाम के अंदर देखो हाइड्रोजन वर्ड आ रहा है, यानी कि हाइड्रोजिनेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन को ऐड करते हैं। जैसे आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है, उसके अंदर क्या होता है, आपकी ऑक्सीजन ऐड होती है। उसी तरीके से हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, आपकी हाइड्रोजन ऐड होती है। क्लियर एवरीवन। और उसके बाद आपको इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन भी बताना है, वो भी हम बता देंगे, चिंता मत करो। तो सबसे पहले आपको लिखना कैसे है वो मैं आपको बता देता हूं। हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन में बेसिकली क्या होता है, आपके जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं ना, ये आपके सैचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट होते हैं। अब देखो डायरेक्टली ऐसा सिंपल नहीं होता, ये ऐसा नहीं है कि सिंपल आपने हाइड्रोजन मिक्स कर दी और आपकी हाइड्रोजन ऐड हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है। इसमें क्या होता है,
आपकी हाइड्रोजन तो प्रोवाइड की जाती है, ठीक है, वो तो प्रोवाइड की जाएगी क्योंकि वो तो ऐड होनी है, राइट। लेकिन इसमें ना आपका एक कैटलिस्ट भी डाला जाता है, क्योंकि हाइड्रोजन को डायरेक्ट ऐड कराना इतना आसान नहीं है, ठीक है। तो हाइड्रोजन डायरेक्टली जाके ऐड नहीं होती, उसे ऐड कराने के लिए हमें ना एक कैटलिस्ट भी यूज करना पड़ता है। और कैटलिस्ट आपके दो में से कोई भी यूज किया जा सकता है, या तो आप पैलेडियम को यूज कर लो या फिर आप निकल को यूज कर लो। जब आप इस रिएक्शन के अंदर पैलेडियम या फिर निकल ऐड कर देते हो ना, तो उससे क्या होता है, एक तो रिएक्शन आपकी फास्ट हो जाती है और आपकी जो हाइड्रोजन है ना वो बहुत ज्यादा स्पीड से आपकी ऐड होनी स्टार्ट हो जाती है। क्लियर है एवरीवन? अब एग्जांपल से बताता हूं, देखो अनसैचुरेटेड कंपाउंड का एक एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया इथीन, ठीक है। इथीन के अंदर क्या होता है, आपके डबल बॉन्ड होते हैं, ठीक है। और जिसके अंदर आपके डबल बॉन्ड होते हैं उनको क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड कंपाउंड। चाहे डबल बॉन्ड हो चाहे ट्रिपल बॉन्ड हो, जिसके अंदर आपके मल्टीपल बॉन्ड होंगे ना वो आपके अनसैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं, और जिसके अंदर आपके सिंगल बॉन्ड होंगे वो आपके सैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं, ठीक है। तो जब आप इथीन के अंदर एक तो हाइड्रोजन प्रोवाइड कर दो और साथ में थोड़ा सा निकल डाल दोगे, तो क्या होगा, आपकी जो रिएक्शन है वो फास्ट हो जाएगी, क्योंकि निकल क्या है, कैटलिस्ट है। देखो कैटलिस्ट बेसिकली क्या होते हैं, कैटलिस्ट खुद रिएक्ट नहीं करते, बस वो क्या करते हैं, रिएक्शन को फास्ट कर देते हैं, ठीक है। अब जब मैं इस रिएक्शन के अंदर निकल को डालूंगा ना, तो ये निकल आपका इथीन के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, ये क्या करेगा, बस हाइड्रोजन को ऐड करने में हेल्प करेगा। क्लियर है एवरीवन? समझ में आया? तो देखो यहां पे इथीन क्या है, ये हमारा अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। अब जब आप इथीन के अंदर हाइड्रोजन ऐड करोगे तो आपका क्या बनेगा, तो आपका बनेगा इथेन। क्या बनेगा, इथेन। एक हाइड्रोजन आपकी इस H के साथ जाके अटैच हो जाएगी, दूसरी हाइड्रोजन इसके साथ जाके अटैच हो जाएगी, तो H2 से ये क्या कन्वर्ट हो जाएगा, H3 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और यहां पे बीच में आपका सिंगल बॉन्ड आएगा। स्टार्टिंग में देखो डबल बॉन्ड थे, डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया है। क्लियर है एवरीवन? और ये अब आपका क्या बन गया है, इथेन बन गया है। क्लियर एवरीवन? समझ में आया? तो बेसिकली आपका अनसैचुरेटेड कंपाउंड से हमने सैचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट कर दिया। अब मैं आपको ना इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन बताता हूं कि ये जो हमारा हाइड्रोजन ऐड करवाने वाला ये जो प्रोसेस है, ये हमारा रियल लाइफ में कहां पे यूज होता है। देखो आपने सुना होगा एक वेजिटेबल ऑयल होता है, ठीक है। तो वेजिटेबल ऑयल बेसिकली क्या है, ये आपका अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, ठीक है। जब आप वेजिटेबल ऑयल के अंदर हाइड्रोजन डालोगे और साथ में निकल कैटलिस्ट ऐड करोगे, तो ये जो आपका वेजिटेबल ऑयल है ना, जो कि अनसैचुरेटेड होता है, ये आपका वेजिटेबल घी में कन्वर्ट हो जाता है, वेजिटेबल घी में कन्वर्ट हो जाता है। अब वेजिटेबल घी क्या होता है, ये आपका सैचुरेटेड कंपाउंड होता है। तो वेजिटेबल ऑयल से वेजिटेबल घी बनाने वाला ये जो प्रोसेस है, इसके अंदर बेसिकली क्या हो रहा है, आपकी हाइड्रोजन ऐड की जा रही है, और जिस प्रोसेस में हाइड्रोजन ऐड की जाती है उसे क्या बोलते हैं, हाइड्रोजिनेशन, ठीक है। वेजिटेबल घी बेसिकली कौन सा घी होता है, ये हमारा नॉर्मल घी नहीं होता, ठीक है। इसे हम हिंदी में बोलते हैं वनस्पति घी, ठीक है। आपने देखा होगा टीवी वगैरह में ऐड आती थी, ये हमारा नॉर्मल घी नहीं है, वो जो हम भैंस वाला या गाय वाला घी खाते हैं ना, अमूल वाला, वो घी नहीं है, ये आपका दूसरे टाइप का घी होता है, ठीक है। तो वेजिटेबल ऑयल ये आपका अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, जिसे हमने हाइड्रोजिनेशन के प्रोसेस से वेजिटेबल घी यानी कि सैचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट किया है। क्लियर है एवरीवन? तो हाइड्रोजिनेशन प्रोसेस समझ में आया? उसमें बेसिकली क्या होता है कि आपकी हाइड्रोजन गैस ऐड की जाती है यूजिंग कैटलिस्ट। कैटलिस्ट में आपके दो कैटलिस्ट यूज होते हैं, एक आपका पैलेडियम, दूसरा आपका निकल। क्लियर है एवरीवन? और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में आप क्या लिखोगे कि आपका जो वेजिटेबल ऑयल है ये आपका वेजिटेबल घी में कन्वर्ट किया जाता है यूजिंग हाइड्रोजिनेशन प्रोसेस। क्लियर है एवरीवन? समझ में आया? तो अनसैचुरेटेड कंपाउंड से सैचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट करने का ये जो प्रोसेस है यूजिंग हाइड्रोजन एंड निकल, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हाइड्रोजिनेशन बोलते हैं। अब बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि भैया एडिशन रिएक्शन और हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन में फर्क क्या है। देखो हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन का मतलब नाम में ही छुपा हुआ है कि इसमें सिर्फ आपकी हाइड्रोजन ऐड होती है, लेकिन एडिशन रिएक्शन में क्या होता है कि आपकी क्लोरीन भी ऐड हो सकती है, ब्रोमीन ऐड हो सकती है, आयोडीन ऐड हो सकती है, तो मतलब कुछ भी ऐड हो सकता है। तो जब कुछ भी ऐड हो उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, एडिशन रिएक्शन बोलते हैं। लेकिन जब सिर्फ और सिर्फ आपकी हाइड्रोजन ऐड हो तो उसे क्या बोलते हैं, हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। क्लियर है एवरीवन? समझ में आया? ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन में देखो क्या बोला गया है, कार्बन डज नॉट फॉर्म आयोनिक कंपाउंड। और ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपका दो तरीके से पूछा जा सकता है। या तो आपसे डायरेक्टली ये पूछ लेगा कि भाई ये जो कार्बन है ये हमारा आयोनिक कंपाउंड क्यों नहीं बनाता, ये भी पूछा जा सकता है। या फिर आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि आप रीजन बताओ कि ये जो कार्बन है C4 पॉजिटिव भी नहीं बनाता, और साथ में ये आपका ना एनायन बनाता है यानी कि C4 नेगेटिव भी नहीं बनाता, ना तो ये 4 इलेक्ट्रॉन देता है ना ये 4 इलेक्ट्रॉन लेता है।
इस तरीके से भी आपसे क्वेश्चन बना के पूछा जा सकता है। और ये सिर्फ और सिर्फ आपके कोवेलेंट बॉन्ड ही क्यों बनाता है, आयोनिक बॉन्ड क्यों नहीं बनाता, ये भी आपसे पूछा जा सकता है और आपको रीजन बताना है। देखो आपको पता है कार्बन है ना हमेशा किस टाइप के बॉन्ड बनाता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, ये आपके आयोनिक बॉन्ड नहीं बनाता। कोवेलेंट बॉन्ड में बेसिकली क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन आपके ना शेयर होते हैं, कि मेरे इलेक्ट्रॉन तू भी शेयर कर ले, तेरे मैं भी शेयर कर लूंगा, मिल बांट के दोनों क्या करते हैं अपने ऑक्टेट को पूरा करते हैं और इसे बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड, राइट, ये आपको पता होगा। लेकिन आयोनिक बॉन्ड में क्या होता है कि या तो सामने वाले के इलेक्ट्रॉन ले लो या फिर अपने इलेक्ट्रॉन दे दो, ठीक है, उसमें शेयरिंग नहीं होती, ठीक है, आयोनिक के अंदर शेयरिंग नहीं होती है, कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर शेयरिंग होती है। लेकिन कार्बन क्या करता है, शेयरिंग करता है, ठीक है, वो ना तो अपने इलेक्ट्रॉन दे सकता ना वो इलेक्ट्रॉन ले सकता। तो वो ऐसा क्यों है कि वो ना अपने इलेक्ट्रॉन दे पाता है ना वो इलेक्ट्रॉन ले पाता है। देखो सारा जो राज है ना वो उसके ऑक्टेट में छुपा हुआ है, उसका ऑक्टेट समझते हैं। अब देखो आपको पता है कार्बन के बिल्कुल बीचों बीच उसके पास टोटल 6 प्रोटॉन होते हैं, राइट, उसके न्यूक्लियस के अंदर उसके पास टोटल 6 प्रोटॉन होते हैं और हर प्रोटॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, ये सबको पता है। अब उसकी जो पहली शेल होती है उसके अंदर उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, पहली शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो दूसरी शेल है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, राइट। तो इसीलिए कार्बन के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, पहली शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी शेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल हो गए 6 इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 प्रोटॉन होते हैं। अब इसके पास है ना 2 पॉसिबिलिटी है, या तो अपने बाहर वाली जो 4 इलेक्ट्रॉन है ये दे सकता है, ठीक है, या अपने चारों इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है, या फिर ये बाहर से 4 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। तो ये 2 पॉसिबिलिटी बनती है कि या तो वो अपने चारों इलेक्ट्रॉन दे दे या फिर दूसरे से 4 इलेक्ट्रॉन ले ले। लेकिन अब देखो यहां पे ट्विस्ट क्या है कि अगर वो कहीं से बाहर से मान लो 4 इलेक्ट्रॉन लेगा ना तो इसके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन तो पहले से थे, बाहर से 4 इलेक्ट्रॉन और ले लेगा तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ये बीच में जो बेचारा ये जो न्यूक्लियस है ना जिसके पास 6 प्रोटॉन है, तो ये जो 6 प्रोटॉन है ना ये 10 इलेक्ट्रॉन को संभाल नहीं पाते, क्योंकि देखो ये जो इलेक्ट्रॉन है इनको अट्रैक्ट करके कौन रखता है, ये बीच में ये जो प्रोटॉन है यही अट्रैक्ट करके रखता है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज होता है, इसीलिए आपस में क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो आपके जो 6 प्रोटॉन है ना ये 6 इलेक्ट्रॉन को तो अट्रैक्ट करके रख सकते हैं, लेकिन 6 प्रोटॉन आपके 10 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करके नहीं रख सकते, ठीक है, समझ में आई बात। इसीलिए ये क्या करता है, ये बाहर से 4 इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकता। क्लियर है एवरीवन। तो एक पॉसिबिलिटी तो यहां पे आपकी खत्म हो गई। और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि ये अपने ना बाहर वाली ये जो 4 इलेक्ट्रॉन है ये लूज कर दे। लेकिन दिक्कत क्या है, बेचारे कार्बन के पास ना इतनी एनर्जी नहीं है कि वो बाहर वाली ये जो इलेक्ट्रॉन है ये लूज कर सके। एक्चुअली पता है क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन लूज करने में ना बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है, तो हद मार के ये अपने 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, या हद मार के लिमिट पे जाके तीसरा इलेक्ट्रॉन भी लूज कर देगा। लेकिन बेचारे के पास इतनी एनर्जी नहीं है कि वो अपने बाहर के जो 4 इलेक्ट्रॉन है ना इनको लूज कर सके। इसीलिए कार्बन ना तो अपने 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर पाता है और ना ही 4 इलेक्ट्रॉन ले पाता है। इसी वजह से ये क्या करता है, ये आपके आयोनिक बॉन्ड नहीं बना पाता है। क्यों? क्योंकि आयोनिक बॉन्ड तभी बनते हैं जब या तो इलेक्ट्रॉन लिए जाएं या फिर लूज किए जाएं, लेकिन ये ना लूज कर पाता है ना ले पाता है, इसीलिए ये आपके आयोनिक बॉन्ड नहीं बनाता। तो ये क्या करता है, ये ना कोवेलेंट बॉन्ड बना लेता है। कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड में आपके जो इलेक्ट्रॉन है ना वो शेयर होते हैं। तो ये क्या करता है कार्बन, ये अपने ये जो बाहर वाले 4 इलेक्ट्रॉन है ना ये शेयर कर लेता है। शेयर करने से जो बॉन्ड बनते हैं उनको कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। क्लियर एवरीवन, समझ में आया कि कार्बन आपका आयोनिक बॉन्ड क्यों नहीं बनाता है बल्कि कोवेलेंट बॉन्ड क्यों बनाता है? क्योंकि कार्बन ना तो 4 इलेक्ट्रॉन ले सकता है ना 4 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, इसीलिए आयोनिक बॉन्ड नहीं बनाता। और ये क्या करता है, ये अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, जिससे जो बॉन्ड बनता है उसे क्या बोलते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। क्लियर एवरीवन, समझ में आया ये क्वेश्चन? ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में देखो क्या बोला गया है, कार्बन कंपाउंड्स हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, व्हाई? देखो यार ये जो क्वेश्चन है ना ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये देख सकते हो आप, ये क्वेश्चन 2022, 2020 और 2014 3 साल ये क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो बहुत सारे बच्चों को ना नहीं आता। हालांकि ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी है, लेकिन फिर भी बहुत सारे बच्चे ऐसे जिनको ये क्वेश्चन नहीं आता। तो इसका आंसर मैं बताता हूं। देखो जो कार्बन कंपाउंड होते हैं ना वो आपके किस टाइप के बॉन्ड बनाते हैं, ये आपके बनाते हैं कोवेलेंट बॉन्ड, राइट।
लेकिन 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 जब आपसे मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की बात की जाए ना, तब ये कोवेलेंट बॉन्ड या आपके आयोनिक बॉन्ड ये मैटर नहीं करते हैं। उस टाइम कौन से बॉन्ड मैटर करते हैं? उस टाइम जो बॉन्ड मैटर करते हैं ना, वो आपके वो बॉन्ड होते हैं जो कि दो मॉलिक्यूल्स के बीच में होते हैं। देखो मैं आपको समझाता हूं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपका इथीन ले लेता हूं, ठीक है, इथीन ले लेता हूं, उससे बेटर समझ में आएगा। तो ये जैसे आपका एक इथीन का मॉलिक्यूल है, राइट। और ऑब्वियस सी बात है इस इथीन के आसपास बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे, क्योंकि इथीन क्या होती है? गैस होती है, और एक गैस के अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल होते हैं। तो इसी तरीके से जैसे ये एक आपका मॉलिक्यूल है, उसी तरीके से इस इथीन के आसपास बहुत सारे इथीन के मॉलिक्यूल होंगे। फॉर एग्जाम्पल इसके पास में एक और इथीन का मॉलिक्यूल है, ठीक है, नीचे एक और इथीन का मॉलिक्यूल है। तो ये बहुत सारे मॉलिक्यूल मिलके क्या बनाते हैं? गैस बनाते हैं। अब ध्यान से सुनना, जो चीज मैं बताने वाला हूं बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं, ध्यान से सुनना, ठीक है। अब देखो ये जो बॉन्ड है ना, ये आपका कौन सा बॉन्ड है? कोवेलेंट बॉन्ड है। सिमिलरली ये बॉन्ड आपका कोवेलेंट बॉन्ड है, ठीक है, और सिमिलरली ये बॉन्ड भी आपका कोवेलेंट बॉन्ड है। देखो एक मॉलिक्यूल है ये, ठीक है, एक मॉलिक्यूल के अंदर जो बॉन्ड है वो आपका कौन सा बॉन्ड है? कोवेलेंट बॉन्ड है। लेकिन मैंने आपको क्या बताया था, जब आपकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की बात होगी ना, उस टाइम मॉलिक्यूल के बीच वाला बॉन्ड मैटर नहीं करेगा। दो मॉलिक्यूल्स के बीच में ये जो बॉन्ड है ना, ये मैटर करेगा कि आपके दो मॉलिक्यूल्स के बीच में कितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। तो यहां पे आपके इथीन के केस में क्या होता है, यहां पे आपके दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो बॉन्ड होता है ना, ये होता है आपका वीक वॉन्डर वॉल फोर्स। यानी कि दो मॉलिक्यूल्स के बीच में ये जो बॉन्ड है ना, इसको क्या बोलते हैं? वीक वॉन्डर वॉल फोर्स बोलते हैं। सिमिलरली आपके इन दो मॉलिक्यूल के बीच में भी यही सेम बॉन्ड होता है, ठीक है। सिमिलरली यहां पे भी यही सेम बॉन्ड होगा। और ये जो बॉन्ड है ना, ये बहुत ज्यादा वीक होते हैं, क्योंकि नाम से ही पता चल रहा है वीक वॉन्डर वॉल फोर्स होते हैं। और अगर मैं इथीन को थोड़ी सी भी हीट दे दूंगा ना, तो उससे क्या होगा, ये जो बीच में दो मॉलिक्यूल्स के बीच में ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड आपका इजीली ब्रेक हो जाएगा। क्योंकि देखो आपको पता होगा केमिस्ट्री के अंदर क्या होता है, किसी भी बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए ना आपको एनर्जी की जरूरत होती है। और एनर्जी बहुत टाइप की होती है, जैसे साउंड एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। उसी तरीके से आपकी हीट भी एक एनर्जी है, हीट एनर्जी, राइट। तो अगर मैं इथीन को हीट एनर्जी दूंगा ना, तो ये दो इथीन के बीच में जो वीक बॉन्ड है ना, ये आपका हीट एनर्जी की वजह से इजीली क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा, जिसकी वजह से इथीन के जो दो मॉलिक्यूल है वो आपके दूर दूर चले जाएंगे। इसीलिए क्या बोला जाता है कि कार्बन कंपाउंड्स का जो मेल्टिंग पॉइंट है ना, वो बहुत लो होता है। क्यों लो होता है? क्योंकि कार्बन कंपाउंड्स के बीच में जो फोर्स होता है ना, वो होता है आपका वीक वॉन्डर वॉल फोर्स। यहां पे तो मैंने आपको इथीन का एग्जांपल दिया है, लेकिन कार्बन के जितने भी कंपाउंड होंगे ना, हर कंपाउंड के बीच में कौन सा फोर्स होता है? वीक वॉन्डर वॉल फोर्स होता है। और ये जो आपका वीक वॉन्डर वॉल फोर्स है ना, ये आपका हीट एनर्जी की वजह से इजीली टूट जाता है, जिसकी वजह से जो आपका कार्बन कंपाउंड है वो इजीली मेल्ट हो जाता है, राइट। क्योंकि अगर आपका ये बॉन्ड टूट जाएगा तो जो मॉलिक्यूल्स है वो बहुत दूर दूर चले जाएंगे। और आपको पता है सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत पास पास होते हैं, लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो थोड़े से दूर दूर होते हैं, और गैस के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो बहुत ज्यादा दूर होते हैं। तो अगर ये बॉन्ड टूट जाएगा तो ये आपके जो मॉलिक्यूल्स हैं ये दूर दूर चले जाएंगे, जिसकी वजह से वो जो चीज है, यानी कि जो कार्बन कंपाउंड है, वो आपका इजीली क्या हो जाएगा? मेल्ट हो जाएगा। क्लियर है एवरीवन? और थोड़ी सी हीट की वजह से ही वो मेल्ट हो रहा है, यानी कि जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत ज्यादा कम है, यानी कि थोड़ी सी हीट दूंगा तो वो कार्बन कंपाउंड इजीली मेल्ट हो जाएगा। इसीलिए बोला जाता है कि कार्बन कंपाउंड के जो मेल्टिंग पॉइंट होता है या जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बहुत ज्यादा कम होता है, क्योंकि थोड़ी सी हीट की वजह से ही आपका ये जो वीक वॉन्डर वॉल फोर्स है ये आपका इजीली ब्रेक हो जाता है। क्लियर एवरीवन? समझ में आया? देखो यार, ये जो क्वेश्चन है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा चांसेस है कि इस साल ये पेपर में आ सकता है। दिक्कत क्या आती है ना, बच्चों को कोवेलेंट बॉन्ड में और इस वीक वॉन्डर वॉल फोर्स वाले बॉन्ड में समझ नहीं आता कि कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है और वीक वॉन्डर वॉल फोर्स क्या होता है। देखो, एक मॉलिक्यूल के बीच में जो दो कार्बन को अटैच करके रखे उसे बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो एक मॉलिक्यूल के अंदर जो बॉन्ड होता है वो कोवेलेंट बॉन्ड होता है, लेकिन दो मॉलिक्यूल्स के बीच वाला जो बॉन्ड होता है ना, ये होता है आपका वीक वॉन्डर वॉल फोर्स, ठीक है। ये कोवेलेंट बॉन्ड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसकी वजह से ये आपका मॉलिक्यूल बीच में से नहीं टूटता है, क्योंकि ये जो मॉलिक्यूल है ये आपका किससे जुड़ा हुआ है? कोवेलेंट बॉन्ड की वजह से जुड़ा हुआ है, राइट। लेकिन दो मॉलिक्यूल किसकी वजह से जुड़े हुए हैं? वीक वॉन्डर वॉल फोर्स की वजह से। इसीलिए आपका एक मॉलिक्यूल बीच में से कभी नहीं टूटता, क्योंकि यहां पे ये जो बॉन्ड है ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन दो मॉलिक्यूल्स के बीच वाला जो बॉन्ड है वो वीक है। इसीलिए दो मॉलिक्यूल आपके सेपरेट हो जाएंगे, लेकिन एक मॉलिक्यूल खुद में बीच में से नहीं टूटता है।
क्लियर एवरीवन, समझ में आया? तो कार्बन कंपाउंड्स का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो लो क्यों होता है? क्योंकि उनके बीच में वीक वॉन डेर वाल्स फोर्स होता है। कोवेलेंट बॉन्ड का यहां पे मेल्टिंग पॉइंट से लेना देना है ही नहीं। क्लियर एवरीवन, समझ में आया क्वेश्चन? देखो यार, ये जो क्वेश्चन है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा चांसेस है कि इस साल भी है ना ये क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है, तो इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेना, ठीक है? चलो अगले क्वेश्चन पे चलें। ओके, देखो अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, राइट द स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ बेंजीन। और ये जो क्वेश्चन है ना एक दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है, नेम ए साइक्लिक अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। देखो जो आपका बेंजीन होता है ना उसका जो स्ट्रक्चर होता है, एक तो वो साइक्लिक होता है, ठीक है? दूसरा जो बेंजीन है ना वो आपका अनसैचुरेटेड है। मैंने आपको क्या बताया था, अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड किसको बोलते हैं? जिसमें आपके मल्टीपल बॉन्ड हो, ठीक है? तो आपका जो बेंजीन है ना, या तो आपको डायरेक्टली बोला जा सकता है कि भाई बेंजीन का फॉर्मूला बता दो, ठीक है, या उसका स्ट्रक्चर बता दो, या फिर आपसे यह भी बोला जा सकता है कि भैया मेरे को ना एक ऐसे कार्बन कंपाउंड का स्ट्रक्चर बताओ जो कि साइक्लिक भी है और साथ में अनसैचुरेटेड भी है। तो समझ जाना साइक्लिक और अनसैचुरेटेड कौन सी चीज होती है? बेंजीन होती है। क्लियर एवरीवन, समझ में आया? अब मैं आपको ना बेंजीन का स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूं, ध्यान से देखना। तो बेंजीन के अंदर आपके 6 ही तो कार्बन होते हैं और साथ में 6 ही आपके हाइड्रोजन होते हैं, ठीक है? तो बेंजीन को किस तरीके से ड्रॉ करना है, देखो एक कार्बन ऊपर, एक लेफ्ट में, एक राइट में, एक इसके नीचे, एक इसके नीचे और एक इसके नीचे, और इन सभी कार्बन एटम को ऐसे कनेक्ट कर दो, ठीक है? ऐसे कनेक्ट कर देना है और आपकी जो शेप आएगी ना वो थोड़ी सी हेक्सागोनल शेप आएगी। ओके, और अब सबके साथ एक एक आप हाइड्रोजन अटैच कर दो, ठीक है? हर कार्बन के साथ आपका एक एक हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा। 6 कार्बन एटम होते हैं और 6 ही हाइड्रोजन होते हैं, ठीक है? तो इस तरीके से आपका बेंजीन का स्ट्रक्चर बनेगा। लेकिन यहां पे एक चीज आपको नोटिस करनी है जो कि बहुत सारे बच्चों ने नोटिस नहीं की है। आपको पता है कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? टोटल 4 बॉन्ड बनाता है। हाइड्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है? 1 बॉन्ड बनाता है। तो अगर आप नोटिस करो हाइड्रोजन का तो एक एक बॉन्ड सभी में कंप्लीट है, लेकिन कार्बन के टोटल 4 बॉन्ड होते हैं। तो यहां पे अगर आप नोटिस करो, फॉर एग्जांपल इस कार्बन का नोटिस करोगे तो ये बेचारा 3 ही बॉन्ड बना रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड बनाता है। तो आप यहां पे क्या करोगे, कार्बन के चारों बॉन्ड कंप्लीट करोगे। तो आपको क्या करना है, आपको ना अल्टरनेट बॉन्ड्स को डबल कर देना, सिंपल। अगर अब आप काउंट करोगे ना तो आप देखो हर कार्बन एटम के टोटल 4 बॉन्ड कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब ये आपका फाइनल बेंजीन का स्ट्रक्चर है। क्लियर एवरीवन, समझ में आया? और बाकी इसको ना एक और टाइप से भी ड्रॉ किया जाता है। देखो ये जो स्ट्रक्चर है ये आपका डिटेल्ड स्ट्रक्चर है, लेकिन इसको ना सिंपल तरीके से अगर आपको ड्रॉ करना है तो आप इसको ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो। इसमें आप इसको सिंपल एक हेक्सागोनल शेप ड्रॉ करो, ठीक है, और अल्टरनेट लाइंस को डबल कर दो, सिंपल। बस देखो ये स्ट्रक्चर आपका डिटेल में है, लेकिन हर बार हम बार बार डिटेल वाला स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं कर सकते, राइट? इसीलिए हमने क्या कर रखा है, हमने ना एक सिंपल सा शॉर्टकट वाला स्ट्रक्चर बना रखा है, जिससे हमें बार बार ये जो डिटेल वाला स्ट्रक्चर है ना बार बार ड्रॉ ना करना पड़े। और अगर आपको कहीं पे भी ये वाला स्ट्रक्चर मिल जाए ना तो समझ जाना ये क्या है, ये आपका बेंजीन का स्ट्रक्चर है। क्लियर एवरीवन, समझ में आया क्वेश्चन? और देखो ये जो क्वेश्चन है ना आपका 2 तरीके से पूछा जा सकता है। या तो आपसे डायरेक्टली बोल देंगे कि भाई बेंजीन का स्ट्रक्चर बना के दिखाओ, या फिर आपसे बोल दिया जाएगा कि भाई मेरे को ना एक साइक्लिक अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड का स्ट्रक्चर बताओ। तो बेंजीन आपका अनसैचुरेटेड क्यों है? क्योंकि बेंजीन के अंदर अगर आप नोटिस करोगे तो आपको मल्टीपल बॉन्ड देखने को मिलेंगे। तो मल्टीपल बॉन्ड जिसके अंदर होते हैं उसको क्या बोलते हैं? अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। और जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड होते हैं, यानी कि मल्टीपल बॉन्ड नहीं होते, जिसके अंदर सिर्फ एक ही बॉन्ड मिलेगा, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड, ठीक है? तो अगर आप नोटिस करोगे यहां पे 2 कोवेलेंट बॉन्ड है, लेकिन जिसके अंदर एक कोवेलेंट बॉन्ड होगा वो सैचुरेटेड होगा। क्लियर एवरीवन, समझ में आया क्वेश्चन? ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, 2 कंपाउंड्स हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H6O। ओके, ठीक है, राइट द नेम ऑफ दीज कंपाउंड्स एंड देयर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ओके, हमें उन कंपाउंड्स का नाम भी बताना है और साथ में उनका स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करना है और साथ में हमें एक इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी बनाना है, ठीक है? देखो यहां पे क्या बोला गया है, यहां पे आपको ना एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया है। आपको ये नहीं बताया गया कि भाई ये जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है ये किस चीज का है। आपको ना मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देख के थोड़ा आइडिया लगाना है कि भाई इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से कितने कार्बन कंपाउंड बन सकते हैं। तो पहले मैं एक काम करता हूं, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही लिख लेता हूं, ठीक है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? C3H6O। अगर आप नोटिस करो यहां पे कार्बन के 3 एटम है, हाइड्रोजन के 6 एटम है और ऑक्सीजन बेचारा अकेला है। देखो ये आपका ना प्रोपेनोइक एसिड नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि प्रोपेनोइक एसिड के अंदर है ना आपके टोटल
दो ऑक्सीजन की जरूरत होती है, राइट। मैं प्रोपेनोइक एसिड का स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूं, CH3 CH2 COOH। तो अगर आप नोटिस करोगे इसके अंदर आपके दो ऑक्सीजन एटम आते हैं, लेकिन यहां पे तो हमें सिंगल ऑक्सीजन एटम दिया है, यानी कि ये आपका प्रोपेनोइक एसिड नहीं हो सकता। पहली चीज तो ये, ठीक है। अब यहां पे क्या क्या केस बन सकते हैं वो मैं आपको बताता हूं। या तो ये आपका एल्डिहाइड हो सकता है, ठीक है, या फिर ये आपका कीटोन हो सकता है, या फिर ये आपका अल्कोहल हो सकता है। अब देखो ये आपका ना अल्कोहल भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहां पे देखो कार्बन के 3 एटम है और हाइड्रोजन के 6 एटम है। यहां पे ना कार्बन के एटम और हाइड्रोजन के एटम में जो डिफरेंस है ना वो डबल का है, ठीक है। जितने कार्बन एटम है उससे डबल आपके हाइड्रोजन एटम है। तो अल्कोहल के अंदर ना ये चीज नहीं होती है, ठीक है। इसीलिए ये आपका अल्कोहल तो नहीं है। या तो ये एल्डिहाइड हो सकता है या फिर ये कीटोन हो सकता है, क्योंकि एल्डिहाइड और कीटोन दोनों के अंदर जो आपके ऑक्सीजन एटम होते हैं ना वो एक ही होता है। तो यहां पे आपके जो दो केस बनेंगे वो एक एल्डिहाइड का बनेगा और दूसरा कीटोन का बनेगा। तो अब मैं आपको ना दिखा देता हूं, तो मैं बीच में लाइन ड्रॉ कर लेता हूं। तो यहां पे एल्डिहाइड किस तरीके से बनेगा, देखो CH3 CH2 CHO, ठीक है, ये आपका एल्डिहाइड बन जाएगा। सिमिलरली मैं आपको कीटोन का फॉर्मूला बताता हूं, तो CH3 CO CH3 हो जाएगा। ये आपका कीटोन का फॉर्मूला है। अब मैं आपको नाम बता देता हूं। तो अगर आप नोटिस करोगे यहां पे आपके पास है ना 3 कार्बन एटम है, तो जब 3 कार्बन एटम होते हैं तो क्या होता है, प्रोप होता है, ठीक है। और सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन लगा दोगे, और एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है तो Al आ जाएगा। तो इसका नाम क्या है, प्रोपेनल, ठीक है। सिमिलरली कीटोन का भी नाम देख लेते हैं। तो यहां पे भी देखो आपके पास 3 कार्बन एटम है, तो यहां पे भी प्रोप आ जाएगा, सिंगल बॉन्ड है तो एन लगा दो, और कीटोन फंक्शनल ग्रुप है तो ONe लग जाएगा। तो यहां पे जो दूसरा कार्बन कंपाउंड होगा वो होगा आपका प्रोपेनॉन। क्लियर है एवरीवन? तो आपके इस फंक्शनल ग्रुप से 2 कार्बन कंपाउंड पॉसिबल है, एक आपका प्रोपेनल और दूसरा प्रोपेनॉन। क्लियर एवरीवन? समझ में आया? ठीक है, अब मैं इसको इरेज कर देता हूं। अब देखो आपसे एक और चीज पूछी है, आपसे ना इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी पूछा है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर अगर आप पेपर में जब भी ड्रॉ करो ना तो हमेशा याद रखना आपको ना पेंसिल से ड्रॉ करना है। बहुत सारे बच्चे है ना हीरो बनते हैं, वो क्या करेंगे, डायरेक्ट है ना पेन से ड्रॉ करने लगते हैं। देखो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर एक ऐसी चीज है जिसमें आपके मिस्टेक होने के चांसेस है ना बहुत ज्यादा है, ठीक है। जब तक आपने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस नहीं कर रखी होगी ना तो मैं आपको यही रेकमेंड करूंगा कि आप पेपर के अंदर भी पेंसिल से ही इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करके आना, क्योंकि इसके अंदर अगर आपकी कोई मिस्टेक हो गई तो फिर अगर आप पेपर में पेन से काटोगे ना तो वहां पे फिर दिक्कत हो जाएगी, राइट। आपका पेपर सुंदर नहीं लगेगा। लेकिन पेंसिल से अगर आप इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे तो आप कम से कम इरेज कर सकते हो उसको, ठीक है। तो क्या करना है, हमेशा पेपर के अंदर जब भी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है तो हमेशा पेंसिल से करना है। अब देखो इस क्वेश्चन में ना आपका प्रोपेनल और प्रोपेनॉन दोनों का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर पूछा है, लेकिन मैं यहां पे आपको सिर्फ और सिर्फ एक का ही इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना के दिखाऊंगा, दूसरे की है ना आप खुद से प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। मैं आपको एक काम करता हूं, मैं आपको ना प्रोपेनल का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना के दिखा देता हूं, ठीक है। अब प्रोपेनॉन का भी बिल्कुल उसी तरीके से बनेगा, थोड़ा सा खुद ट्राई करने की कोशिश करना, ठीक है। मैं आपको सिर्फ प्रोपेनल का ड्रॉ करके दिखा रहा हूं, लेकिन आप दूसरे का खुद ट्राई जरूर करेंगे, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं कि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है ना किस तरीके से ड्रॉ किया जाता है। तो देखो सबसे पहले क्या करोगे, आपको ना कार्बन लिखने हैं, ठीक है, और थोड़ा ना खुला खुला लिखना, ठीक है। पेपर में क्या होता है अगर आप थोड़ा पास पास बना के आओगे ना तो फिर वो कंजस्टेड हो जाता है, ठीक है। वो चीज आपको नहीं करनी है। आपको जब भी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है हमेशा खुला खुला बनाना है। और जब भी आप इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करो ना हमेशा उससे पहले आप उसका जो फॉर्मूला है वो जरूर लिख लेना, क्योंकि ये जो फॉर्मूला है ये आपको डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है, ठीक है। अब क्या करोगे, अब आप है ना हाइड्रोजन लिखोगे, ठीक है। इसके ऊपर एक हाइड्रोजन, लेफ्ट में एक हाइड्रोजन और नीचे एक हाइड्रोजन, ठीक है। सिमिलरली इसके ऊपर एक हाइड्रोजन, नीचे एक हाइड्रोजन, ऊपर ऑक्सीजन एंड राइट साइड में हाइड्रोजन, ठीक है। इस तरीके से लिख लिया। अब क्या करोगे, अब इसके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि आप क्या कर रहे हो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हो ना, तो यहां पे इलेक्ट्रॉन तो जरूर आएंगे, तो इलेक्ट्रॉन यहां पे ड्रॉ कर देने हैं, ठीक है। कार्बन के जो इलेक्ट्रॉन है वो आप क्रॉस से रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है, नीचे और इस तरफ। कार्बन के हमेशा बाहर की सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो हर कार्बन के चारों तरफ आपके टोटल 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। क्लियर एवरीवन? समझ में आया? अब ऑक्सीजन के साथ है ना हमेशा ये डबल बॉन्ड बनाता है, तो एक इलेक्ट्रॉन आप ऊपर की तरफ कर देना, ठीक है। अब हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन ड्रॉ कर दो, तो हाइड्रोजन का
एक इलेक्ट्रॉन होता है हाइड्रोजन के आउटर शेल में, ठीक है। तो यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक और यहाँ पे एक, ठीक है। ऑक्सीजन के आउटर शेल में कितने होते हैं? टोटल 6 होते हैं, 2 नीचे 2 इधर और एक इधर और एक इधर, ठीक है। इस तरीके से करना है। अब क्या करना है, सबके जो बॉन्ड है ना वो कंप्लीट कर देने हैं, ठीक है। सबके बॉन्ड कैसे कंप्लीट करोगे? हाइड्रोजन को सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से हाइड्रोजन के चारों तरफ आपको सर्कल बना देना है, ठीक है। देखो यार थोड़ी सी ड्राइंग खराब है, काम चला लेना, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन के जो बॉन्ड है वो कंप्लीट हो गए, ठीक है। क्योंकि एक बॉन्ड के अंदर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। और अगर किसी बॉन्ड के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन है यानी कि वो डबल बॉन्ड है, और अगर किसी बॉन्ड के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन है इसका मतलब वो ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है। तो अगर आप नोटिस करो तो हाइड्रोजन के पास हमेशा 2 ही इलेक्ट्रॉन है, यानी कि हाइड्रोजन किस टाइप का बॉन्ड बना रहा है? सिंगल बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। हाइड्रोजन के जो बॉन्ड है वो कंप्लीट हो गए। अब ऑक्सीजन के बॉन्ड देखो, तो ऑक्सीजन के भी जो 8 इलेक्ट्रॉन है वो कंप्लीट हो चुके हैं, क्योंकि ऑक्सीजन की आउटर शेल में ऑलरेडी 6 इलेक्ट्रॉन थे। तो ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, जो कि ये वाला कार्बन इसको प्रोवाइड कर देता है। तो अगर आप यहां पे नोटिस करो तो यहां पे आपको टोटल 4 इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेंगे। मैंने क्या बताया? जहां पे 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं मतलब वो बॉन्ड डबल बॉन्ड होता है। तो ये जो कार्बन है ना, ये आपका इस ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाता है। क्लियर एवरीवन? अब बस आपको क्या करना है, कार्बन के भी चारों तरफ आपको जो सर्कल है वो कंप्लीट कर देना है, ठीक है। इस कार्बन के भी सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, ठीक है। इसके भी सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए और इसके भी सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। तो कार्बन के आउटर शेल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 होते हैं। तो वो क्या करता है, बाकियों से 4 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेता है, जिससे कार्बन के टोटल 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाते हैं। क्लियर है एवरीवन? देखो यार थोड़ा सा जो स्ट्रक्चर है ना वो आपको अटपटा सा लगेगा, लेकिन जब आप पेपर में ड्रॉ करो तो पूरा ना सिस्टमेटिक तरीके से ड्रॉ करना। यहाँ पे तो बस मैंने आपको समझाने के लिए बनाया है, ठीक है। थोड़ी सी मेरी ड्रॉइंग खराब है लेकिन काम चला लेना, ठीक है। क्लियर एवरीवन? तो यहाँ पे मैंने आपको प्रोपेन नल का जो स्ट्रक्चर है वो ड्रॉ करके दिखाया है, लेकिन हर बच्चा क्या करेगा, खुद अपनी रफ नोटबुक के अंदर प्रोपेनोन का जो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है ना वो ड्रॉ करके प्रैक्टिस करेगा। क्लियर एवरीवन? और अगर आपसे प्रोपेनोन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ ना होना तो टेंशन मत लेना, आप बिंदास मेरे को कमेंट्स में बता देना, मैं आपको प्रोपेनोन का जो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है वो ड्रॉ करना सिखा दूंगा, ठीक है। समझ में आया ये क्वेश्चन? चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में देखो क्या बोला गया है, राइट द जनरल फॉर्मूला फॉर होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइंस एंड ऑल्सो ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द फर्स्ट मेंबर ऑफ ईच सीरीज। ओके, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। आपसे ना एल्केन, एल्कीन और एल्काइन का जो जनरल फॉर्मूला है ना वो आपसे पूछा है, तो मैं आपको जनरल फॉर्मूला बताता हूं। देखो पहले यहां पे एल्केन लिख लेता हूं, यहां पे एल्कीन लिख लेता हूं, फिर यहां पे एल्काइन लिख लेता हूं, ठीक है। अब आपसे ना जनरल फॉर्मूला पूछा है, तो जनरल फॉर्मूला देखो किस तरीके से लिखते हैं मैं बताता हूं आपको। तो एल्केन का जो जनरल फॉर्मूला होता है ना वो होता है आपका CnH2n+2, ठीक है। एल्कीन का क्या होता है, CnH2n, और एल्काइन का क्या होता है, CnH2n-2, ठीक है। तो ये आपके क्या होते हैं, जनरल फॉर्मूले होते हैं। देखो ये जो जनरल फॉर्मूला होता है ना, इसके अंदर आपको यहां पे नंबर ऑफ कार्बन एटम लिखा नहीं मिलेगा, ठीक है। यहां पे नंबर ऑफ कार्बन एटम की जगह n लिखा मिलेगा। n का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम, और यहां पे आप n की जगह जितना भी नंबर ऑफ कार्बन एटम लिखते जाओगे ना उसके हिसाब से ये जो फॉर्मूला है ये आपको कार्बन कंपाउंड बना के देता जाएगा। और एक बात हमेशा याद रखना, एल्केन के अंदर जो n की वैल्यू है ना वो हमेशा 1 से शुरू होती है, एल्कीन के अंदर जो n की वैल्यू है वो हमेशा 2 से शुरू होती है, ठीक है। और एल्काइन के अंदर जो n की वैल्यू है वो भी 2 से शुरू होती है। क्यों? क्योंकि देखो एल्कीन के अंदर कौन से टाइप के बॉन्ड होते हैं, डबल बॉन्ड होते हैं, और डबल बॉन्ड 2 कार्बन के बीच में ही होंगे ना, तो कम से कम आपको 2 कार्बन एटम की जरूरत पड़ेगी, राइट। सिमिलरली एल्काइन के अंदर आपके किस टाइप के बॉन्ड होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, और ट्रिपल बॉन्ड भी आपके 2 कार्बन एटम के बीच में होंगे। सिंगल कार्बन एटम आपके ट्रिपल बॉन्ड कैसे बनाएगा, नहीं बना सकता ना। इसीलिए एल्कीन और एल्काइन के अंदर जो n की वैल्यू है ना, यानी कि नंबर ऑफ कार्बन एटम की जो वैल्यू है वो आपके 2 से ही शुरू होती है, लेकिन एल्केन के अंदर आपकी जो n की वैल्यू है वो 1 से शुरू हो जाती है। क्लियर एवरीवन? समझ में आया? अब यहां पे देखो मैं आपको फॉर्मूले का यूज करना बताता हूं। तो आप क्या करो, ये जो n की वैल्यू 1 है ना, ये आप सिंपल इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपका क्या बन जाएगा, n की जगह 1 लिख दो, ठीक है।
H2, फिर यहाँ पे N की जगह फिर से 1 + 2, तो ये क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका CH4, जो कि क्या होता है, मीथेन। क्या होता है, मीथेन। ठीक है, तो सबसे छोटा एल्केन कौन सा होता है, मीथेन होता है। ठीक है, अब एल्कीन बना के दिखाता हूं। तो यहां पे क्या करेंगे, ये N की वैल्यू यहां पे पुट कर देंगे, तो C2H2 × 2, तो C2H4, ये आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका इथीन। तो सबसे छोटा एल्कीन कौन सा होता है, इथीन होता है। और सिमिलरली क्या कर देंगे, ये N की वैल्यू इस फॉर्मूले के अंदर पुट कर देते हैं, तो C2H2 × 2 - 2, तो ये हो जाएगा आपका C2H2। ठीक है, और ये क्या है, ये होता है आपका इथाइन। क्या होता है, इथाइन। ठीक है, एक बात और मैं बता देता हूं, बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होती। देखो, इथीन का कॉमन नेम क्या होता है, इथीन का कॉमन नेम होता है आपका इथाइलिन। क्या होता है, इथाइलिन। और सिमिलरली इथाइन का कॉमन नेम क्या होता है, एसिटाइलिन। ठीक है, अगर आपसे पेपर में बोल दिया जाए कि भाई इथाइलिन का स्ट्रक्चर बना के दिखाओ, तो आप क्या करोगे, उस टाइम आप इथीन का स्ट्रक्चर बना के दिखा दोगे। ठीक है, और अगर आपसे पेपर में पूछ लिया जाए एसिटाइलिन का स्ट्रक्चर बना के दिखाओ, तो कंफ्यूज नहीं होना है। आपको क्या दिमाग में रखना है कि एसिटाइलिन किसका कॉमन नेम होता है, आपका इथाइन का कॉमन नेम होता है। क्लियर एवरीवन, समझ में आया कि आपके जनरल फॉर्मूले किस तरीके से होते हैं। एल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2, यहां पे +2 होगा। एल्कीन के अंदर क्या होता है, ये +2 है ना, आपका हट जाता है। ठीक है, यहां पे आपका सिर्फ 2n मिलेगा। और एल्काइन के अंदर क्या होता है, आपका यहां पे -2 हो जाएगा। ठीक है, CnH2n-2। ठीक है, तो हर बार आपका जो 2 है वो माइनस होता जा रहा है। पहले 2 एक्स्ट्रा था, फिर 2 में से 2 माइनस करोगे तो कुछ भी नहीं बचेगा, सिर्फ 2n बचेगा। और फिर इस 2n में से 2 माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा, 2n-2। क्लियर एवरीवन, तो हर बार आपके जो हाइड्रोजन एटम है वो 2-2 कम होते जाएंगे। ठीक है, अब मैं इसको इरेज करके आपको इनके जो स्ट्रक्चर है ना वो भी ड्रॉ करके दिखा देता हूं। देखो, पहले यहां पे मैं मीथेन का स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूं। तो CH4, तो कार्बन के चारों तरफ आपके 4 हाइड्रोजन हो जाएंगे। ठीक है, इथीन का स्ट्रक्चर किस तरीके से होगा, तो आपके 2 कार्बन एटम के बीच में डबल बॉन्ड होगा, क्योंकि ये क्या है, इथीन है। ठीक है, और फिर कार्बन के साथ हाइड्रोजन अटैच कर दो, ये आपका क्या हो गया, इथीन हो गया। ठीक है, और अब मैं आपको इथाइन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखाता हूं। तो क्या होगा, 2 कार्बन एटम होंगे और दोनों कार्बन एटम के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा, क्योंकि ये क्या है, इथाइन है। ठीक है, और अब एक हाइड्रोजन इसके साथ अटैच कर दो, एक हाइड्रोजन इसके साथ अटैच कर दो, सिंपल बन गया स्ट्रक्चर आपका। ठीक है, तो इस तरीके से आप स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेना। क्लियर है एवरीवन, समझ में आया क्वेश्चन। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में देखो क्या बोला गया है, और यार ये जो क्वेश्चन है ना बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान से सुनना। एक कार्बोक्सिलिक एसिड जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमें दे रखा है, हमें नाम नहीं बताया। ठीक है, लेकिन हमें ये बता दिया गया कि भाई ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, यानी कि इसके अंदर कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, COOH, ये फंक्शनल ग्रुप होगा। और इसमें देखो कार्बन एटम कितने बताए हैं, 2 कार्बन एटम है, यानी कि ये आपका कौन सा कार्बन कंपाउंड बनेगा, ये आपका बनेगा CH3COOH। ठीक है, और ये क्या होता है, ये होता है आपका इथेनोइक एसिड। क्लियर है एवरीवन, तो आपको ना इस तरीके से दिमाग लगा के चीजों को पहचानना है। ठीक है, आगे देखो क्या बोला गया है कि ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है ये आपका रिएक्ट करता है अल्कोहल के साथ। ठीक है, ये आपका रिएक्ट करता है अल्कोहल के साथ, और किसकी प्रेजेंस में रिएक्ट करता है, एक एसिड की प्रेजेंस में रिएक्ट करता है। और वो जो एसिड है ना वो एक कैटलिस्ट का काम करता है। ठीक है, ये आपका रिएक्ट करता है एक एसिड की प्रेजेंस में। ठीक है, और रिएक्ट करने के बाद क्या बनता है, आपका कंपाउंड X बनता है। तो मैं लिख लेता हूं, रिएक्ट करने के बाद जो चीज बनती है वो आपकी X है। ठीक है, ये वो वाली X नहीं है। ठीक है, आपकी जो गर्लफ्रेंड वाली X होती है ना वो X नहीं है, ये आपका X जो चीज बनेगी वो रिएक्शन के बाद बनेगी। ठीक है, जब लड़का लड़की के बीच में रिएक्शन होता है और लड़की जब छोड़ के चली जाती है तो वो X बन जाती है ना, उसी तरीके से यहाँ पे आपका इथेनोइक एसिड अल्कोहल के साथ रिएक्ट करता है इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। यहाँ पे एसिड क्या है, यहाँ पे एसिड वो है, वो लड़की जब छोड़ के चली जाती है उसके बाद जो उसका बॉयफ्रेंड बनता है ना वो यहाँ पे एसिड है। ठीक है, अरे यार कैसी बातें कर रहा हूं मैं। ठीक है, समझ में आई। अब आपको ना यहाँ पे क्या क्या बताना है, आपको सबसे पहले तो ना कार्बोक्सिलिक एसिड बताना है कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड कौन सा है, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, ये आपका इथेनोइक एसिड है। कैसे पता चला मेरे को पता चला कार्बन एटम से, क्योंकि यहाँ पे आपको कार्बन के 2 एटम दे रखे हैं और कार्बन के 2 एटम किसके अंदर होते हैं, इथेनोइक एसिड के अंदर होते हैं। ठीक है, तो ये पहली चीज तो हमें पता चल गई। अब दूसरी चीज मेरे से अल्कोहल पूछी है। देखो क्वेश्चन में आगे एक और चीज बताई गई है, द अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन विद एल्कलाइन। देखो जब आप इस अल्कोहल को एक एल्कलाइन के साथ एसिडिफाई करते हो तो जो चीज बनती है ना वो वापिस आपका
यही कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाती है। अब यहाँ पे ना थोड़ा सा दिमाग लगाना, देखो यहाँ पे क्या बोला गया है कि अगर मैं इस एल्कोहल को एसिडिफाई कर देता हूं, ठीक है, तो ये जो एल्कोहल है मेरा इस इथेनोइक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। देखो एल्कोहल अगर आपका इथेनोइक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो रहा है तो एल्कोहल के अंदर भी आपके 2 ही कार्बन एटम होने चाहिए। मान लो अगर इस एल्कोहल के अंदर आपके 3 कार्बन एटम होते तो ये कभी भी इथेनोइक के अंदर चेंज नहीं होता, तो ये प्रोपेनोइक के अंदर चेंज होता। तो अगर ये एल्कोहल इथेनोइक के अंदर चेंज हो रहा है यानी कि एल्कोहल के अंदर भी 2 ही कार्बन एटम है, तभी वो इथेनोइक के अंदर चेंज हो रहा है। अगर एल्कोहल के अंदर मान लो 10 कार्बन एटम होते तो वो ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर कन्वर्ट होता जिसके अंदर 10 कार्बन होंगे। ठीक है, समझ में आई बात? तो इस एल्कोहल के अंदर भी 2 ही कार्बन एटम है। तो जिस एल्कोहल के अंदर 2 कार्बन एटम होते हैं उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं इथेनॉल। क्या बोलते हैं? इथेनॉल। क्लियर एवरीवन, समझ में आया? तो कार्बोक्सिलिक एसिड कौन सा है? इथेनोइक एसिड है। एल्कोहल कौन सा है? इथेनॉल है। तो जब आप इथेनोइक एसिड और इथेनॉल को रिएक्ट कराते हो इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, और यहां पे जो एसिड है ना थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो ये कौन सा वाला एसिड है? ये है आपका कंसंट्रेटेड H2SO4। और कंसंट्रेटेड H2SO4 किसका काम करता है? वो काम करता है आपका डिहाइड्रेटिंग एजेंट का। और डिहाइड्रेटिंग एजेंट है ना हमेशा पानी बाहर निकालता है। और इतना थोड़ा दिमाग अगर आप में होगा तो आपको पता चल ही गया होगा कि जब आप इथेनोइक को इथेनॉल के साथ रिएक्ट कराते हो इन प्रेजेंस ऑफ एसिड तो क्या बनता है? एस्टर बनता है। तो यहां पे क्या बनेगा? जो एक्स कंपाउंड होगा ना वो आपका क्या होगा? एस्टर होगा। और एस्टर में लिख देता हूं, ठीक है। मैं एक काम करता हूं, पूरी रिएक्शन ही ना दोबारा से लिख देता हूं, ठीक है। ये वैसे जो रिएक्शन है ये कौन सी रिएक्शन है? ये होगी आपकी एस्ट्रिफिकेशन, ठीक है। तो मैं पूरी रिएक्शन दोबारा से लिख लेता हूं। तो CH3COOH ये क्या है? ये है आपका इथेनोइक एसिड, ठीक है। ये रिएक्ट कर रहा है आपका किसके साथ? इथेनॉल के साथ। CH3CH2OH ये आपका क्या है? इथेनॉल है, ठीक है। और ये रिएक्ट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4। और रिएक्ट करने के बाद ये क्या बनाएंगे? ये आपका बनाएंगे एस्टर। कौन सा एस्टर? इथाइल इथेनोएट, ठीक है। उसका फॉर्मूला ध्यान से देखना, CH3COOCH2CH3। क्लियर एवरीवन? और साथ में आपका पानी भी बाहर आएगा क्योंकि ये जो आपका कंसंट्रेटेड H2SO4 होता है ना ये आपका डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। तो साइड में आपका पानी पक्का निकलेगा, ठीक है। और इसका नाम क्या होगा? ये होगा आपका इथाइल इथेनोएट, ठीक है। आपको सभी के नाम भी पता होने चाहिए। और ये जो पूरी रिएक्शन है इसको क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं एस्ट्रिफिकेशन। क्या बोलते हैं? एस्ट्रिफिकेशन। क्यों? क्योंकि यहां पे जो चीज बन रही है ना, ये जो चीज बन रही है, ये जो इथाइल इथेनोएट है, ये आपका क्या है? एस्टर है। क्लियर एवरीवन, समझ में आया? बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आपके इस चैप्टर के अंदर। 2 ही रिएक्शन सबसे मेन है, एक आपकी एस्ट्रिफिकेशन जो कि मैंने आपको बता दी, और दूसरी रिएक्शन होती है स्पोनिफिकेशन। ये दोनों रिएक्शन मैं आपको बार बार बता चुका हूं, ये आपको बिल्कुल फिंगर टिप्स पे याद होनी चाहिए। ये रिएक्शन अगर आपको याद नहीं है तो ये समझ लो आपको चैप्टर आता ही नहीं है। समझ में आई बात? तो ये रिएक्शन आपको ऐसी होनी चाहिए, बिल्कुल रात में भी अगर कोई बंदा आपसे पूछे ना तो आप बता सको, इतने तगड़े तरीके से आपको ये रिएक्शन आनी चाहिए। क्लियर एवरीवन, समझ में आया ये क्वेश्चन? तो यहां पे जो कार्बोक्सिलिक एसिड था वो इथेनोइक था, जो एल्कोहल था वो इथेनॉल था, और जो कंपाउंड एक्स है वो आपका इथाइल इथेनोएट है। क्लियर एवरीवन, समझ में आया क्वेश्चन? ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है। राइट एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन एंड स्पोनिफिकेशन रिएक्शन। देखा, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं ये रिएक्शन कितनी इंपॉर्टेंट है। आ गई ना क्वेश्चन बन के। तो एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन तो मैं आपको ऑलरेडी पिछले क्वेश्चन में बता चुका हूं, तो बार बार बताऊंगा नहीं, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर मैं आपको स्पोनिफिकेशन रिएक्शन बता देता हूं। तो स्पोनिफिकेशन रिएक्शन में क्या होता है? इसमें ना आपके पास एक एस्टर होता है, एस्टर को आप रिएक्ट कराते हो एक बेस के साथ। एग्जांपल से बताता हूं, देखो। तो हमने एक एस्टर ले लिया, फॉर एग्जांपल CH3COOCH2CH3। ये हमारा एक एस्टर है, और ये इस एस्टर का नाम क्या है? इस एस्टर का नाम है इथाइल इथेनोएट। क्या नाम है? इथाइल इथेनोएट, ठीक है। ये एस्टर है, इस एस्टर को मैंने रिएक्ट कराया किसके साथ? बेस के साथ। चलो हम एक स्ट्रॉन्ग बेस ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिया, ठीक है। और ये हमारा एक बेस है जिसका नाम क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। और जब आप एक एस्टर को एक बेस के साथ रिएक्ट कराते हो तो क्या बनती है? आपकी साबुन बनती है। इसीलिए तो इस रिएक्शन को क्या बोला जाता है? स्पोनिफिकेशन रिएक्शन, क्योंकि इसके अंदर जो चीज बनती है वो क्या होती है? साबुन। तो हमारे घर में जो हम साबुन यूज करते हैं ना, लक्स हो गई,
नंबर 1 हो गई, डेटोल हो गई। एक काम करो सभी बच्चे ना मेरे को जल्दी से कमेंट्स में बताओ कि आप कौन सी साबुन यूज करते हो, कौन सी साबुन से आप नहाते हो। अगर मैं अपनी बताऊं तो यार मेरे को तो डेटोल साबुन से नहाना बहुत ज्यादा पसंद है। मेरे को ना उसकी जो खुशबू है ना बहुत ज्यादा पसंद आती है। लेकिन तुम मेरे को जल्दी से कमेंट्स में बताओ कि तुम कौन सी साबुन से नहाते हो, तुम्हारी फेवरेट साबुन कौन सी है। हमें पता तो चले यार कौन सी कंपनी की साबुन सबसे ज्यादा बिक रही है, राइट। तो जल्दी से कमेंट्स में बताओ। अब मैं इस रिएक्शन को बताता हूं कि इस रिएक्शन में क्या होगा। जब देखो आपका एस्टर जब आपका एक बेस के साथ रिएक्ट करता है ना तो आपकी साबुन बनती है, ये आपको पता चल गया। लेकिन ये जो साबुन बनेगी किस टाइप की बनेगी वो मैं आपको बताता हूं। तो यहां पे जो साबुन बनेगी ना वो होगी आपकी CH3COONA। ये क्या है, ये है आपका सोडियम इथेनोएट। क्या है ये, सोडियम इथेनोएट। और ये बेसिकली क्या है, ये आपकी साबुन है, ठीक है। साबुन का साइंटिफिक नेम है ये सोडियम इथेनोएट, ठीक है। और साथ में ना आपका अल्कोहल भी निकलता है, और वो अल्कोहल कौन सा होता है, CH3CH2OH। ये बेसिकली क्या है, ये आपका इथेनॉल है, ठीक है। तो जब आपका एक एस्टर एक बेस के साथ रिएक्ट करता है तो आपका एक तो सोडियम इथेनोएट बनता है जो कि साबुन होती है, और साथ में आपका अल्कोहल बाहर निकलता है जो कि कौन सा अल्कोहल होता है, इथेनॉल। क्लियर एवरीवन, समझ में आया। ये है आपकी कौन सी रिएक्शन, स्पोनिफिकेशन रिएक्शन, जिसमें आपकी साबुन बनाई जाती है। और दूसरी रिएक्शन होती है आपकी एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, जिसके अंदर आपका ये वाला एस्टर बनता है। उसके अंदर हम क्या करते थे, हमने इथेनोइक एसिड के अंदर इथेनॉल को मिक्स किया था। तो जब आप एसिड के अंदर एक अल्कोहल को मिक्स करते हो ना तो आपका एस्टर बनता है। क्लियर एवरीवन, समझ में आया। तो एस्टरिफिकेशन वाली रिएक्शन मैं आपको ऑलरेडी पिछले क्वेश्चन में बता चुका हूं, तो आप प्लीज वहां पे देख लेना, ठीक है। और स्पोनिफिकेशन रिएक्शन मैंने आपको यहां पे बता दी है। और यार मैं आपको बार बार सेम चीज बता चुका हूं कि ये दो रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको बिल्कुल फिंगर टिप्स पे याद होनी चाहिए। क्लियर एवरीवन, समझ में आया क्वेश्चन, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है। इन द सोप मिसल्स, देखो यार यहां पे आपके पास ना टोटल 4 ऑप्शन दे रखे हैं, और इन चारों ऑप्शन में से आपको चेक करना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सी ऐसी चीज है जो आपके सोप मिसल में फॉलो होती है। देखो आपको पता है इस साल आपके पेपर में ना बहुत सारे एमसीक्यू भी आने वाले हैं, तो इस चैप्टर के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है ना वो भी मैं आपको करवा रहा हूं। देखो ये जो एमसीक्यू है ना ये आपके कौन से टॉपिक से है, ये है आपका क्लेंजिंग इफेक्ट ऑफ सोप वाले टॉपिक से, जो कि मैं आपको ऑलरेडी इस चैप्टर के वन शॉट लेक्चर में करवा चुका हूं। और उस टाइम भी मैंने आपको सेम चीज बताई थी कि ये जो क्लेंजिंग इफेक्ट ऑफ सोप वाला टॉपिक है ना ये इस चैप्टर का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इस टॉपिक से रिलेटेड आपका एक क्वेश्चन पेपर में आता ही आता है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है ना ये भी आपके क्लींजिंग इफेक्ट ऑफ सोप वाले टॉपिक से है, तो ये टॉपिक आप अच्छे से कर लेना, ठीक है। तो देखो इसमें क्या बोला गया है कि आपका जो सोप मिसल होता है, देखो जब आपकी एक साबुन किसी डर्ट को रिमूव करती है ना तो वो क्या बनाती है, वो मिसल बनाती है। पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि जो आपकी सोप है उसका स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है। तो आपकी सोप का स्ट्रक्चर होता है, एक साइड वो जिगजैग होती है और दूसरी साइड वो ऐसे एक सर्कल होता है, ठीक है। जो आपका जिगजैग वाला पार्ट है ना ये होती है आपकी कार्बन चेन, ठीक है। और ये जो आपका सर्कल वाला पार्ट होता है ये होता है आपका COONA पॉजिटिव, ठीक है। यहां पे सोडियम की जगह कई बार पोटेशियम भी आ जाता है, वो डिपेंड करता है कि आपकी जो साबुन है वो किस चीज से बनी हुई है। कुछ साबुन सोडियम से बनी होती है, कुछ साबुन पोटेशियम से बनी होती है। यहां पे मैंने जो एग्जांपल लिया वो सोडियम वाली साबुन का लिया है, ठीक है। तो जो आपका सर्कल वाला पार्ट होता है ये होता है आपका COONA, ठीक है। और जो आपका जिगजैग वाला पार्ट होता है ये होती है आपकी कार्बन चेन। ये आपकी जो जिगजैग लाइन है ना ये आपके कार्बन से बनी होती है, और ये जो सर्कल वाला पार्ट है ये आपका सोडियम या फिर पोटेशियम से बना होता है, ठीक है। अब एक चीज और ध्यान रखना, ये आपका जो जिगजैग वाला पार्ट होता है ना ये होता है आपका नॉन आयोनिक, ठीक है। नॉन आयोनिक का मतलब इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता है। और ये जो सर्कल वाला पार्ट है ना ये होता है आपका आयोनिक, इसके ऊपर आपका चार्ज होता है। देखो जो जिगजैग वाला पार्ट है इसके ऊपर चार्ज नहीं होता, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, नॉन आयोनिक। क्योंकि ये जो चीज है जो जिगजैग वाली लाइन है ये आपके कार्बन से बनी होती है, इसलिए उसके ऊपर चार्ज नहीं होता। लेकिन ये जो सर्कल वाला पार्ट है ये आपका आयोनिक होता है, यानी कि इसके ऊपर चार्ज है। क्यों, क्योंकि ये जो सर्कल वाला पार्ट आप देख सकते हो ये आपका COO नेगेटिव चार्ज है ना, और सोडियम के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि सर्कल वाले पार्ट के ऊपर चार्ज होता है, जिगजैग वाले पार्ट पे चार्ज नहीं होता। तो जिसके ऊपर चार्ज नहीं होता ना उसको क्या बोलते हैं, नॉन आयोनिक बोलते हैं। लेकिन जिसके ऊपर चार्ज होता है उसको क्या बोलते हैं, आयोनिक। तो ये बात हमेशा याद रखना कि सोप के दो पार्ट होते हैं,
एक जिगजैग वाला पार्ट और एक सर्कल वाला पार्ट। सर्कल वाले पार्ट के ऊपर चार्ज होता है और जिगजैग वाले पार्ट पे चार्ज नहीं होता। इतना आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये जो चीजें है ना ये बहुत ज्यादा बेसिक है, और ये सारी की सारी चीजें अगर आपको नहीं आती ना तो टेंशन मत लो। इस चैप्टर का मैं वन शॉट लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, तो अगर आपको ये चैप्टर समझ नहीं आता है टेंशन नहीं लेना है, सिंपल जाना मेरा जो वन शॉट लेक्चर है ना वो देख लेना। उसका जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। एक बार अगर आपने मेरा वो कार्बन वाला वन शॉट देख लिया ना, मैं गारंटी देता हूं पूरा चैप्टर आपको बिल्कुल ऐसे ऐसे फिंगर टिप्स पे याद हो जाएगा। तो अगर आपको ये चैप्टर नहीं आता टेंशन मत लो, कार्बन वाला जो वन शॉट लेक्चर वो देख लेना, ठीक है। अब देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है। यहां पे आपके पास है ना टोटल 4 ऑप्शन है, और ये जो ऑप्शन है ना ये आपके मिसल से रिलेटेड है। देखो अभी मैंने जो आपको चीज बताई है ये मैंने आपको साबुन का स्ट्रक्चर बताया, लेकिन यहां पे बात हो रही है आपके मिसल की। अब ये मिसल क्या है, देखो जब आपकी साबुन से हम कोई कपड़े धोते हैं ना तो आपकी जो साबुन है वो उस कपड़े के ऊपर जो मिट्टी लगी होती है उसके साथ रिएक्ट करती है, ठीक है। और जब साबुन मिट्टी के साथ रिएक्ट करती है तब आपका ये जो मिसल है ये बनता है। देखो मैं आपको डायग्राम से समझाता हूं। फॉर एग्जाम्पल ये मैंने मान लो मिट्टी ले ली, ठीक है, ये मेरी मिट्टी है। तो ये जो साबुन है ना, इस साबुन का ये जो जिगजैग वाला पार्ट है ये आपका मिट्टी के साथ जाके क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा, ठीक है। मैं दिखाता हूं आपको। तो ये जो जिगजैग वाला पार्ट है ये आपका मिट्टी के साथ जाके अटैच हो जाएगा, ठीक है। तो साबुन के जितने भी आपके मॉलिक्यूल है ना सारे के सारे जाके इस मिट्टी के साथ इस तरीके से अटैच होंगे। और किस तरीके से अटैच होंगे कि आपका जो सर्कल वाला पार्ट है ना ये तो आपका देखो बाहर की तरफ है, वो मिट्टी से दूर है, लेकिन जो जिगजैग वाला पार्ट है ये आपका मिट्टी के साथ अटैच है, ठीक है। और ये पूरा एक सर्कल बना लेते हैं इस तरीके से, ठीक है। ये इस तरीके से पूरा एक सर्कल बना लेते हैं। इस पूरे सर्कल को क्या बोलते हैं, इस पूरे सर्कल को बोलते हैं मिसल। क्लियर एवरीवन, समझ में आया कि जब आपकी साबुन उस मिट्टी को साफ करने जाती है ना तो साबुन का जो जिगजैग वाला पार्ट है, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं साबुन के स्ट्रक्चर के टोटल 2 पार्ट होते हैं, एक जिगजैग वाला पार्ट एक सर्कल वाला पार्ट। तो जिगजैग वाला पार्ट आपका मिट्टी के साथ जाके क्या हो जाता है, अटैच हो जाता है, और जो सर्कल वाला पार्ट है वो मिट्टी से दूर जाता है। क्लियर एवरीवन, तो इसको है ना इस पूरे सर्कल को हम क्या बोल देते हैं, मिसल बोल देते हैं। अब मिसल क्या होता है समझ में आ गया आपको, ठीक है। अब एक काम करते हैं इसके जो ऑप्शन है ना वो पढ़ लेते हैं। तो पहले ऑप्शन में देखो क्या बोला गया है, द आयोनिक एंड ऑफ द सोप। अब आयोनिक एंड की बात हो रही है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं सोप का जो सर्कल वाला पार्ट होता है ना ये आपका आयोनिक होता है, यानी कि यहां पे किसकी बात हो रही है, सोप के जो सर्कल वाला पार्ट है उसकी बात हो रही है। तो देखो क्या बोला गया है, द आयोनिक एंड ऑफ द सोप इज ऑन द सर्फेस ऑफ द क्लस्टर। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि भैया ये क्लस्टर क्या होता है, तो जो आपका मिसल है ना इसी का दूसरा नाम क्या है, क्लस्टर है। तो मिसल बोलो या फिर क्लस्टर बोलो एक ही बात है। तो यहां पे क्या बोला गया है कि सोप का जो आयोनिक एंड है, यानी कि सोप का जो सर्कल वाला पार्ट है, क्या वो आपके क्लस्टर के सरफेस पे है। यस, अगर आप नोटिस करोगे तो आपका जो सर्कल वाला पार्ट है ना, सोप का जो सर्कल वाला पार्ट है ये आपके मिसल के सरफेस के ऊपर ही तो है। तो ये बात बिल्कुल सही है, राइट। आगे देखो क्या बोला गया है, व्हाइल द कार्बन चेन इज इन द इंटीरियर ऑफ द क्लस्टर। यार ये बात तो बिल्कुल सही है। देखो कार्बन चेन यानी कि सोप का कौन सा पार्ट, जिगजैग वाला जो पार्ट है ये मैं आपको बता चुका हूं कार्बन से बना होता है। तो सोप का जो जिगजैग वाला पार्ट है क्या वो क्लस्टर के अंदर की तरफ है। यस, बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर आप नोटिस करोगे तो क्लस्टर के अंदर जो सोप का जिगजैग वाला पार्ट है वो अंदर की तरफ है और जो सर्कल वाला पार्ट है वो बाहर की तरफ है, राइट। तो ये बात बिल्कुल सही है। तो इसके अंदर जो आपका पहला ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि जो कार्बन चेन वाला पार्ट है यानी कि जो जिगजैग वाला पार्ट है वो मिसल के अंदर प्रेजेंट होता है, और जो आपका सर्कल वाला पार्ट है वो आपके मिसल के बाहर प्रेजेंट होता है। क्लियर, समझ में आ गया। तो बाकी ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारा पहला ऑप्शन ही ठीक है, फिर भी एक काम करते पढ़ लेते हैं। तो सेकेंड ऑप्शन में देखो क्या बोला गया है, द आयोनिक एंड, आयोनिक एंड यानी कि सर्कल वाला पार्ट, द आयोनिक एंड इज इन द इंटीरियर ऑफ द क्लस्टर। बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो आपका सर्कल वाला पार्ट यानी कि जो आयोनिक वाला पार्ट है ये आपके मिसल के बाहर की तरफ प्रेजेंट होता है, इंटीरियर में प्रेजेंट नहीं होता है। और जो कार्बन चेन है वो आउट नहीं बल्कि अंदर की तरफ प्रेजेंट होती है। तो आपका ये जो सेकंड ऑप्शन है गलत हो गया। और तीसरे ऑप्शन में क्या बोला गया है, बोथ आयोनिक एंड द कार्बन चेन आर इन द इंटीरियर ऑफ द क्लस्टर। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि जो जिगजैग वाला पार्ट है वो भी अंदर हो और जो सर्कल वाला पार्ट है वो भी अंदर हो। ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना, एक पार्ट आपका बाहर रहेगा एक पार्ट अंदर रहेगा। तो जो अंदर पार्ट रहता है वो जिगजैग वाला पार्ट होता है और जो सर्कल वाला पार्ट है वो बाहर रहता है। यस, तो ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। क्लियर।
और चौथा ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, क्योंकि चौथे ऑप्शन में क्या बोला गया है कि दोनों के दोनों जो पार्ट है वो बाहर की तरफ हो। ये भी पॉसिबल नहीं है कि भाई जो सर्कल वाला पार्ट है और जो जिगजैग वाला पार्ट है दोनों बाहर हो, ये भी पॉसिबल नहीं है, राइट। तो यहां पे आपका जो पहला ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, बाकी ऑप्शन गलत हो जाएंगे। बस आपको ना जो सोप का स्ट्रक्चर है ना वो पता होना चाहिए कि जो जिगजैग वाला पार्ट है वो आपका नॉन आयोनिक होता है और जो जिगजैग वाला पार्ट है वो कार्बन से बना होता है, और जो सर्कल वाला पार्ट है वो आयोनिक होता है और किससे बना होता है, COONA से। और देखो यार, मैं आपको बार बार बता चुका हूं कि आपका जो क्लींजिंग इफेक्ट ऑफ सोप वाला टॉपिक है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक में से ना हर साल कोई ना कोई क्वेश्चन आता ही आता है, तो इस टाइप के MCQ भी आ सकते हैं। तो ये जो टॉपिक है ना अच्छे से कर लेना। क्लियर है एवरीवन, समझ में आया क्वेश्चन? ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में देखो क्या बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। देखो मैं आपको बता चुका हूं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन से होते हैं जिसमें आपका सिंगल बॉन्ड होता है, और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन से होते हैं जिसमें आपके मल्टीपल बॉन्ड होते हैं। या तो वो बॉन्ड डबल भी हो सकते हैं, ठीक है, और वो बॉन्ड ट्रिपल भी हो सकते हैं, बस वो मल्टीपल होने चाहिए। तो डबल बॉन्ड वालों को क्या बोलते हैं, डबल बॉन्ड वालों के नाम के पीछे इन लगा होता है, और जो ट्रिपल बॉन्ड वाले होते हैं उसमें आइन लगा होता है। तो जिसके पीछे इन या आइन लगा होगा ना, समझ जाना वो क्या है, वो आपका अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। और जिसके पीछे एन लगा होगा, क्योंकि एन किसके पीछे होता है, सिंगल बॉन्ड वाले, तो जिसके पीछे एन लगा होगा वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, और जिसके पीछे इन या आइन लगा होता है वो अनसैचुरेटेड होते हैं। तो इस तरीके से आप सीधा नाम पढ़ के ना पता कर सकते हो कि कौन से हाइड्रोकार्बन अनसैचुरेटेड है और कौन से सैचुरेटेड है, ठीक है। अब देखते हैं इनमें से कौन सा अनसैचुरेटेड है। तो पहला है आपका ब्यूटेन, लास्ट में देखो एन लगा हुआ है, तो ये तो होगा नहीं, ठीक है, तो ये तो आपका कट गया। और यहां पे देखो आयन लगा हुआ है, तो ये आपका डेफिनेटली अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। इसके पीछे एन लगा हुआ है, तो ये भी नहीं है। और चौथे में भी देखो यहां पे इन लगा हुआ है, यानी कि ये भी क्या है, आपका अनसैचुरेटेड है। तो आपका दूसरा और चौथा जो हाइड्रोकार्बन है वो अनसैचुरेटेड है। क्लियर? तो यहां पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यहां पे आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें देखो सेकंड एंड फोर्थ लिखा हुआ है। तो जो ब्यूटाइन है और जो 2 मिथाइल प्रोपीन है ये आपके अनसैचुरेटेड है, क्योंकि ब्यूटाइन का मतलब इसमें ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है, और प्रोपीन यानी कि इसमें डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो जिसमें मल्टीपल बॉन्ड होंगे वो अनसैचुरेटेड होते हैं। तो सेकंड और फोर्थ जो है वो आपका अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा। क्लियर है एवरीवन, समझ में आया? तो इस तरीके से आपको ना हाइड्रोकार्बन पहचानने होते हैं, ठीक है। होप करता हूं आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में देखो क्या बोला गया है, इथेनॉल रिएक्ट्स विद सोडियम एंड फॉर्म्स 2 प्रोडक्ट। जो आपका इथेनॉल है ना वो आपका सोडियम के साथ रिएक्ट करता है और 2 चीजें बनाता है। तो एक काम करते हैं, पहले ना हमारी जो इक्वेशन है ना वो लिख लेते हैं। तो इथेनॉल का मतलब CH3CH2OH, ये आपका क्या है, इथेनॉल है, और ये रिएक्ट करता है आपका सोडियम के साथ। तो ये क्या बनाएगा, तो ये बनाएगा आपका CH3CH2ONA, एंड साथ में आपकी जो हाइड्रोजन गैस है वो बाहर निकलेगी। अब है ना दिक्कत क्या आती है, बच्चे है ना इसको तो पहचान लेते हैं कि ये हाइड्रोजन है, लेकिन इसका नाम है ना कंफ्यूज हो जाते हैं। ये कई बार बच्चे इसको सोडियम इथेनोएट बोल देते हैं, कुछ बच्चे इसको सोडियम इथोक्साइड बोल देते हैं, तो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसका जो असली नाम है ना वो क्या है, वो है आपका सोडियम इथोक्साइड। क्या नाम है, इथोक्साइड, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इसको सोडियम इथेनोएट बोल देते हैं, वो गलत है। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इसमें आपका जो सेकंड ऑप्शन है ना वो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जब आपका इथेनॉल सोडियम के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, एक हाइड्रोजन गैस बनाता है और साथ में सोडियम इथोक्साइड बनाता है। क्लियर है एवरीवन? तो सेकंड ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, बाकी गलत हो जाएंगे। और ये क्वेश्चन देखो कई बार आया हुआ है, 4 साल ऑलरेडी ये क्वेश्चन आपका पेपर में आ चुका है। बहुत ज्यादा चांसेस है कि इस साल भी ये पेपर में आ सकता है, तो ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। और सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, बच्चे ना सोडियम इथेनोएट टिक करके आ जाते हैं। सोडियम इथेनोएट अलग चीज है, सोडियम इथोक्साइड अलग चीज है, ठीक है। आपको मतलब इन चीजों में कंफ्यूज नहीं होना है। क्लियर है एवरीवन, समझ में आया क्वेश्चन? ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में देखो क्या बोला गया है, द नेम ऑफ द कंपाउंड। आपके सामने कंपाउंड दे रखा है, आपको इसका नाम बताना है, बहुत इजी है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आप है ना इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम काउंट करोगे। तो इसके अंदर आपके टोटल 3 कार्बन एटम है, यानी कि यहां पे क्या नाम आएगा, सबसे पहले प्रोप आएगा, ठीक है। जिसमें डबल कार्बन एटम होते हैं उसमें इथ आता है, जिसमें 3 कार्बन एटम होते हैं उसमें प्रोप आता है, ठीक है। अब इसके अंदर नोटिस करो, आपके डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। तो अगर आप नोटिस करोगे सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है, यानी कि यहां पे एन लगा दोगे। और यहां पे कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, CHO, और ये बिल्कुल बाउंड्री पे है, यानी कि ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, ये है आपका एल्डिहाइड। और जब एल्डिहाइड होता है तो क्या लगता है,
AL लगता है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा आपका प्रोपेनल। तो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट ऑप्शन। क्लियर एवरीवन, समझ में आया क्वेश्चन? ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अरे क्वेश्चन तो खत्म हो गए, तो होप करता हूं यार सारे के सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आए होंगे। पता नहीं यार कितने बच्चों ने एक चीज नोटिस की है, हो सकता है आपने नोटिस कर ली होगी कि जब मैंने वीडियो शुरू की थी तो मेरी दाढ़ी नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे वीडियो खत्म हुई है मेरी दाढ़ी आ गई। यार ये कैसे हो सकता है? मेरे को जल्दी से पहले तो कमेंट करके बताना कि हाउ इज इट पॉसिबल कि वीडियो की शुरुआत में दाढ़ी नहीं थी, अब दाढ़ी आ गई। तो मेरे को जल्दी से कमेंट करके बताना। और इसी के साथ यार वीडियो हमारी हैप्पी एंडिंग होती है इस वीडियो की। होप करता हूं सारे के सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। और देखो यार, इस वीडियो को बनाने में ना लिटरली मेरी बहुत ज्यादा मेहनत लगी है। पहले तो ये सारे के सारे क्वेश्चन ढूंढने में मेहनत लगी है, और इसके बाद मैंने अब वीडियो रिकॉर्ड की उसमें मेहनत लगी है, और अब मैं बैठ के इसको एडिट करूंगा। तो सोच के देखो, मैं टाइम दिखा देता हूं तुम्हें। मेरा फोन कहां है? रात के 2:15 रखे हैं। कैन यू इमेजिन, रात के 2:15 बजे बैठ के मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। देखो यार, मैंने तुम्हारे लिए अपनी लिटरली नींद छोड़ी है, और अभी तो वीडियो एडिट करूंगा, अभी तो पूरी रात जाने वाली है मेरी। तो यार मेरी मेहनत की इतनी सी रिस्पेक्ट कर लेना कि प्लीज यार वीडियो को लाइक कर देना, और हाँ, इस वीडियो को ना अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट के साथ जरूर शेयर कर देना, ताकि तुम्हारा तो भला हो ही हो, तुम्हारे दोस्तों का भी भला हो जाए। और जाते जाते यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि देखो यार अभी है ना तुम्हारे एग्जाम बिल्कुल सर पे आ चुके हैं, और इस टाइप के जो क्वेश्चन है ना ये तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। तो अगर तुम चैनल सब्सक्राइब करोगे तो क्या होगा, जब भी मैं अगली इस टाइप की वीडियो अपलोड करूंगा ना तो आपको पता चल जाएगा। और वैसे भी यार अब मैं ना इस टाइप के जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको बहुत ज्यादा करवाने वाला हूं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और जल्दी से यार कमेंट करके बताओ कि आपको ना नेक्स्ट कौन से चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए। जिस चैप्टर की सबसे ज्यादा डिमांड आएगी ना, मैं अगली वीडियो में उसी चैप्टर के जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो जल्दी से कमेंट करके बताना कि नेक्स्ट वीडियो में मैं कौन से चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन अपलोड करूं। ठीक है, तो चलो गाइस, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव ए नाइस डे।